तो गाइस तुम में से कुछ लोगों ने कमेंट करके बोला है कि शान का वीडियो जरूर देखो इस चीज पे जो पूरा ध्रुव राठी वाला सीन चल रहा है। तो आओ आज शान का भी वीडियो देख लेते हैं। ध्रुव राठी कॉलिंग धुरंधर अ प्रोपेगेंडा इज सेंसलेस। लेट्स गो। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और साइंटिफिक रिसर्च और रीजनिंग की फील्ड में एक टर्म यूज होती है और उसको बोला जाता है कॉग्निटिव मैनिपुलेशन। अब इसकी डेफिनेशन बहुत ध्यान से सुनिएगा। डिस्टॉर्शन ऑफ समवन्स थॉट्स, बिलीव्स एंड डिसीजंस ऑफन विदाउट देयर फुल अवेयरनेस। ये करी क्यों जाती है? टू गेन कंट्रोल ओवर एंड टू ड्राइव द थॉट प्रोसेस ऑफ मासेस हु डू नॉट नो एनी बेटर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये कॉग्निटिव मैनिपुलेशन करने के लिए टैक्टिक्स क्या यूज किए जाते हैं? गैसलाइटिंग, गिल्ट ट्रिपिंग, लाइज, आइसोलेशन एंड द बिगेस्ट ऑफ देम ऑल, एक्सप्लॉइटिंग इमोशंस। अब मैंने ये डेफिनेशन आपको इसलिए बताई क्योंकि ध्रुव राठी ने ये सारे के सारे कॉग्निटिव मैनिपुलेशन के टैक्टिक्स यूज करे हैं अपनी धुरंधर वाली वीडियो में टू क्रिएट एन एब्सोल्युटली लाफेबल एंड रिडिकुलसली स्टूपिड नैरेटिव अराउंड धुरंधर की वो फिल्म एक प्रोपेगेंडा है। इस वीडियो में विद हार्ड एग्जांपल्स मैं आपको ये प्रूव कर दूंगा कि कैसे ये वाहियात आदमजाद इंफॉर्मेशन उठाता है, उसमें से चेरी पिकिंग करता है, यूज करता है सिर्फ वो इंफॉर्मेशन जो इसके फ्लॉड लॉजिक्स को फॉस्टर करती है, और कॉन्शियसली एंड कनाइविंगली वो इंफॉर्मेशन जो इसके बायसेस को रिफ्यूट कर देती है या फिर आउटराइटली रिजेक्ट कर देती है, उस इंफॉर्मेशन को या तो ये कंप्लीटली ओवरलुक कर देता है या फिर एब्सोल्युटली मैनिपुलेट कर देता है। ये आदत मैनिपुलेट करता भी ऐसे है कि बहुत सारी चीज़ों को बिल्कुल आउट ऑफ कंटेक्स्ट ले जाता है। अगर मूवी में बोला होगा कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तान में ही रहने वाले कुछ लोग हैं, यानी कि जो लोग लॉयल नहीं है अपने देश के लिए, वो लोग ही सबसे बड़ा खतरा हो जाते हैं देश में, क्योंकि उन पे कभी आपका शक नहीं जाता और वो सबसे ज़्यादा डैमेज करने के केपेबल हैं। जब बात सिक्योरिटी की आती है, नेशनल सिक्योरिटी की आती है, उसको उठा के बना दिया जाए कि हिंदुस्तानी ही हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। और उस पूरे सेक्शन को इंट्रोड्यूस ध्रुव ने अपने वीडियो में इस तरीके से किया हुआ है कि आपको भी आदित्य धर ने नहीं छोड़ा, आपको भी गलत बता दिया, जिससे तुम्हें और मुझे ऐसा लगे कि भाई ये तो भाई हमें भी नहीं छोड़ा, तो हमें ध्रुव की बात सुननी चाहिए। बहुत चालू बंदा। इनफैक्ट तुम विजुअल्स देखोगे ना, उसके एडिटर ने कमाल कर रखा है कई जगहों पे कि जब भी वो गोर की, ब्लड की बात करेगा एकदम से स्क्रीन रेड हो जाएगी, या फिर वो जब भी हेट मॉन्गरिंग जैसे वर्ड्स यूज करेगा, या फिर वो कहेगा कुछ करप्ट नेता, तो जो बैकग्राउंड में कार्टून्स चल रहे होते हैं या एआई चल रहा होता है ना, ही मेक्स श्योर कि जो नेता, जो पार्टी और जो इंसान उसको पसंद नहीं है, वो कार्टून एग्जैक्टली वैसा दिख रहा हो। तो बेसिकली इसको कहते हैं सबलिमिनल मैसेजिंग। आपको पता है डायरेक्टली उस चीज की बात नहीं हो रही, पर आपके दिमाग में वो विजुअल मेमोरी रह जाएगा जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। तो आपका दिमाग कहीं ना कहीं ये बात फीड कर लेगा कि अच्छा, ऐसी शक्ल वाला इंसान खराब है। और ऐसी शक्ल वाला कौन है? जिसके ध्रुव अगेंस्ट है। धर की धुरंधर और उनके ओवरऑल फिल्म मेकिंग स्टाइल को कंपेयर तो करता है विद दैट ऑफ नाजी प्रोपेगेंडा फिल्म मेकर लेनी रिफेनस्टॉल के स्टाइल से, लेकिन मैं आपको इसी की वीडियो में वो पैटर्न्स और वो स्टाइल ऑफ डिसेमिनेशन ऑफ सिलेक्टिव आउटरेजिंग इंफॉर्मेशन दिखा दूंगा जो एक प्रोपेगेंडा फिल्म या फिर एक प्रोपेगेंडा वीडियो में होते हैं। और साथ ही बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो ये तीन बातें भी बहुत क्लियर हो जाएंगी। पहली बात ये कि ये फिल्म हिंदू मुस्लिम हेट नहीं भड़काती, बल्कि ये अपने वीडियो के थ्रू एक्सप्लिसिटली बहुत हार्ड ट्राई करता है कि वो हेट भड़के। और एग्जैक्टली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो एक पूरे सेक्शन में लगातार ध्रुव राठी ने हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम्स को इस जगह पे जॉब नहीं मिल रही है, उस जगह भी इनके नंबर्स कम है, ये किया है उसने पूरे वीडियो में आखिरी के आके, जबकि मूवी में इस बारे में कोई बात ही नहीं थी। इट वाज सपोज टू बी अ रिव्यू जो धुरंधर को एक्सपोज करेगा, और वो उसमें कहाँ से बीजेपी वर्सेस कांग्रेस और कहाँ से हिंदू मुस्लिम घुसा देता है ना, उसका कोई सर पैर नहीं है। जब इसकी खुद की ऑडियंस ने इसको कमेंट्स में बोलना शुरू किया, तो इस रियलिटी के चार्टर से कोप करने के लिए इसने अपना कमेंट सेक्शन एब्सोल्युटली लिमिट कर दिया। दूसरी चीज ये कि ये बीजेपी, कांग्रेस या फिर कह रहा है मैंने कहा था ना मेल्टडाउन होगा। ये बेसिकली एक वो होता है ना, चालाकी होती है कि भाई मैंने तो देखो पहले ही कहा था, तो ये पहले से मैंने ऐसी बात कह के रख दी जिसको मैं एज अ लूप होल यूज करके भागूंगा सिचुएशन में से, एस्केप करूंगा, कहूंगा मैंने तो पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था। भाई बहुत शाना है ये। किसी भी और पॉलिटिकल पार्टी के उन चप्पल छाप हेट मॉन्गरिंग, फियर मॉन्गरिंग स्पोक्स पर्सन से कम नहीं है, जिनकी पूंजिया रिसर्च टीम एक पूंजिया स्क्रिप्ट लिखती है और फिर वो पूंजिया स्क्रिप्ट वो थमा देती है अपने सुल्तान पूंजिया के हाथ में कि लीजिए मियां कर दीजिए उल्टी। और तीसरी और सबसे एस्टोनिशिंग चीज ये कि या तो इसने फिल्म देखी नहीं, और अगर देखी भी है तो ये जानबूझकर जो फिल्म में दिखाया गया है वो बता नहीं रहा। इसकी वीडियो देखने के बाद नहीं देखी, मूवी नहीं देखी मैंने। लिटरली कुछ जगह ऐसी आई ध्रुव के वीडियो में जहां पे मैं ऐसा था कि ये मूवी में हुआ कब, ये सीन कहां था। लिटरली एक जगह ध्रुव अपने वीडियो में बोलता है कि कोई फाइट सीन तो हो रहा है बर्फ में, कोई हो रहा है जंगल में। अब जंगल में रहमान डकैत को ले जाके क्यों मारा था,
मेन कैरेक्टर ने, वो तो भाई बहुत ही एक लॉजिकल चीज थी, वो मेरे ख्याल से जिसने मूवी देखी है वो समझ जाएगा। बट बर्फ कहाँ थी पूरी मूवी में, मुझे कोई ये बता दो कौन सा फाइट सीन था भाइयों जो बर्फ में हुआ है, क्योंकि लगता है मैं गलत धुरंधर देख आया हूं। ऑलमोस्ट हर किसी को पता है कि ये फैक्ट्स को मैनिपुलेट कर रहा है, लेकिन ये किस नीच हद तक फैक्चुअल मैनिपुलेशन कर रहा है और फैक्चुअली गलत है, ये जब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा यू विल बी शेल शॉक। सो विदाउट फर्दर अडू शुरू करते हैं ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियंस। तो ध्रुव अपनी वीडियो शुरू करता है बाय हाइपोथेटिकली सेटिंग अप प्राइम मिनिस्टर मोदी एज द कॉन्स्पिरेटर एंड द डायरेक्ट हैंडलर ऑफ द पुलवामा अटैक्स, और दिखाता है कि वो ये करते हैं फॉर वोट्स। गोभी जी कहते हैं कुछ लोग मरेंगे मरने दो, कुछ गाड़ियां जलेंगी जलने दो, लेकिन इलेक्शन से ठीक पहले अगर ये हमला होगा तो मुझे इलेक्शन में इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। अब सवाल यह उठता है कि ये अपनी वीडियो ऐसे शुरू क्यों करता है, बिकॉज इन हिज माइंड ही थिंक्स दैट डायरेक्टर आदित्य धर ने सेटअप किया है एक्स प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मनमोहन सिंह को एज द कॉन्स्पिरेटर एंड द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द 26/11 अटैक्स। अब यहाँ पे ये कन्वीनियंटली ओवरलुक कर देता है ये फैक्ट कि आदित्य धर ने धुरंधर में पूरी की पूरी फिल्म में कहीं भी डायरेक्टली मिस्टर मनमोहन सिंह को परपेट्रेटर ऑफ द अटैक्स नहीं बताया, और साथ ही पूरी फिल्म में कोई भी ऐसा सजेस्टिव शॉट नहीं है व्हिच सजेस्ट्स द प्रेजेंस ऑफ मिस्टर मनमोहन। फिल्म क्लियरली ब्लेम करती है कांग्रेस की एंड इनफैक्ट वाजपेयी सरकार की पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक इनकॉम्पिटेंस को ड्यूरिंग द अटैक्स। अब एक सरकार की इनकॉम्पिटेंसी को ब्लेम करना और एक प्राइम मिनिस्टर को वोट्स के लिए हाइपोथेटिकली ही क्यों ना हो एक टेररिस्ट हैंडलर बना देने में इनसेन फर्क है। इसकी भवंडर फिल्म के हिसाब से पुलवामा अटैक एक क्लियरली डायलॉग था जहां पे उन्होंने बोला है कि कभी ना कभी हमारा वक्त आएगा, एक ऐसी सरकार आएगी जिसकी सोच अलग होगी, बट अदरवाइज कुछ भी नाम लेके स्पेसिफिकली ऐसा हिंट नहीं किया गया कि भाई ये तो उसके सपोर्ट में बनाई गई है या फिर बीजेपी सरकार आएगी तो दुनिया चेंज होगी। सरकार कोई भी आ सकती है। जो लोग नेशनल सिक्योरिटी को लेके कंसर्न है उनको बस ये चाहिए कि भाई हमें एक बार ओपन हैंड दे दिया जाए, एक बार कोई ऐसा इंसान आ जाए जो कहे करो तुम्हें अपने हिसाब से जो करना है, मैं देखूंगा इंटरनेशनली क्या पंगा होता है। पर क्योंकि उस वक्त की सरकार की एक सर्टेन तरीके की सोच है तो इस वजह से उस तरह का रिटेलिएशन वो नहीं कर पा रहे, और वो प्लान्स जो उनको लगता है हेल्प करेंगे नेशनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने में उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। उनका कंसर्न बस इतना ही था कि हमें एक बार थोड़ी सी छूट मिल जाए अपनी तरीके से काम करने की, और ध्रुव भाई उसको कहां ले जाते हैं वो तो तुम वीडियो में अपने आप ही देख लो। अटैक्स हुए ऑन द शॉर्ट कॉलिंग ऑफ मिस्टर मोदी, और वो अटैक्स रेडिकलाइजेशन या फिर सिस्टेमिक हेट्रेड अगेंस्ट हिंदूज एंड इंडिया की वजह से नहीं हुआ। आईएसआई का हेड दूसरी तरफ से जवाब देता है, ठीक है सर 14 फरवरी डन समझे। इसकी भवंडर के हिसाब से द पाकि टेररिस्ट्स हैड नो इंटेंशन टू अटैक इंडिया बट दे डिड ओनली व्हेन प्राइम मिनिस्टर मोदी एक्चुअली डायरेक्टली आस्क्ड देम टू डू सो। और ये करता है ये बहुत ही डिसाइसिवली, बहुत ही कन्नाइविंगली पहले 3 से 4 मिनट में अपनी वीडियो के टू सेट अप अ वेरी स्ट्रांग नैरेटिव फॉर द रेस्ट ऑफ द वीडियो टू कम। Isn't this propaganda in itself? फिल्म का स्क्रीन प्ले प्राइमरीली फोकस करता है on the funding and logistical support of terrorism from ISIS by enabling local gangs in Pakistan. For example, रहमान बलोच, रहमान डकैत वेपन्स को सोर्स करता है बलोचिस्तान से और सप्लाई करता है उन वेपन्स को ISI को so that they can enable attacks in India. ध्रुव फिल्म के स्क्रीन प्ले के the foundation of the story के इस इंटेग्रल पार्ट को एब्सोल्युटली ओवरलुक कर देता है और डाइवर्ट कर देता है the focus of the film from being about Indo-Pak tensions and cross-border terrorism to बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। और ये ऐसी हेटफुल चालाकी क्यों करता है? बिकॉज इवेंचुअली ये अपनी आगे आने वाली वीडियो में इस बीजेपी वर्सेस कांग्रेस को आगे बढ़ाएगा और इसमें लाएगा हिंदू मुस्लिम हेट। ये स्ट्रक्चर इसने अपनी वीडियो का बिल्ड किया है इसलिए क्योंकि ये वो हेट दिखाना चाहता है फिल्म में जो फिल्म के स्क्रीन प्ले में एग्जिस्ट करती ही नहीं। क्योंकि जिसने भी ये फिल्म देखी है उसको अच्छी तरह पता है कि धुरंधर विदाउट इंस्टिगेटिंग एनी व्हाटसोएवर हिंदू मुस्लिम हेट ब्लेम करती है इनकॉम्पिटेंसी को उस टाइम की सरकारों की, फिर वो चाहे वाजपेयी साहब की सरकार हो या फिर मनमोहन साहब की। फिल्म दिखा कुछ और रही है, ये फिल्म देखने के बावजूद भी उसको बता कुछ और रहा है। इज दिस नॉट क्लियर एंड एब्सोल्यूट गैसलाइटिंग? फिर ये कंपेयर करता है आदित्य धर की फिल्म मेकिंग स्टाइल को नाजी लेड जर्मनी की प्रोपेगेंडा फिल्म मेकर लेनी रिफेनस्टॉल के प्रोपेगेंडा फिल्म मेकिंग स्टाइल से। हिटलर के समय में नाजी प्रोपेगेंडा फिल्म मेकर लेनी रिफेनस्टॉल ने फिल्में बनाई जैसे कि ट्रायम्फ ऑफ द विल। अब हर कोई एग्री करता है दैट लेनी रिफेनस्टॉल वाज अ नाजी सिंपैथाइजर एंड अ बूटलेगर ऑफ हिटलर्स। उसकी फिल्में फंडेड और हेवीली हैंड हेल्ड थी बाय द थर्ड राइख। देयर इज एब्सोल्युटली नो डिनाइंग दैट, बट एट द सेम टाइम आप ये भी डिनाई नहीं कर सकते कि लेनी की ये सारी फिल्में वर कंसीव्ड एंड puppeteered under a dictatorship and that too a very vicious dictatorship. But Dhurandhar is made in a democratic setup headed by an independent director. अब ये बोलेगा फिर वही घिसा पिटा illogical argument, हा इंडिया तो डिक्टेटरशिप है तुम्हें पता नहीं। बोलता तो चाइना भी ताइवान को अपना पार्ट है, तो क्या पूरी दुनिया ताइवान को चाइना का पार्ट मानती? The whole point of him comparing the two filmmakers is that कि इसका कहना है और ये सोचता है कि इंडिया एक डिक्टेटरशिप है अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदीज फैसिस्ट regime। ध्रुव का एक ही लॉजिक है
कि भाई प्रोपेगेंडा तो केवल राठी साहब का चलेगा। ध्रुव को ये है भाई, अगर मेरी बात है तो वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच, और अगर किसी और की बात आगे आ रही है, किसी और की बात को लोग ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तो भाई उसको प्रोपेगेंडा प्रूव कर दूं मैं, राठी कह दे। रिफेंस्टॉल की फिल्में ऑन रिकॉर्ड फंडेड थी बाय द नाजी रजीम, बट तेरे पास क्या प्रूफ है ये प्रूव करने का कि धुरंधर स्टेट बैक थी या फिर हैंड हेल्ड थी बाय द रूलिंग पार्टी? एक और चीज ये आपको बहुत ही सिलेक्टिवली कभी नहीं बताएगा अबाउट प्रोपेगेंडा फिल्म्स। लेनी रिफेंस्टॉल की नाजी प्रोपेगेंडा फिल्म्स मॉरली रिजिड और लीडर सेंट्रिक होती थी, एक्सट्रीमली सो। अब धुरंधर में आदित्य धर ने कब और कहां एक्सप्लिसिटली और इवन सटली ये कहा है कि द हीरो इज मोदी जी। इनफैक्ट पूरी की पूरी फिल्म में प्राइम मिनिस्टर मोदी का कोई डायरेक्ट मेंशन तक नहीं है। फिल्म के रिलीज से पहले एक सिंगल बीजेपी लीडर ने हाइप नहीं करी धुरंधर। फिल्म की एडवांस बुकिंग बहुत पुअर थी और साथ ही हाइप बहुत कम थी। वर्ड ऑफ माउथ पे चली है ये फिल्म। अगर ये फिल्म रूलिंग पार्टी बैक्ड होती तो तुझे क्या लग रहा है बीजेपी के चिरकुंडे एमएलए और समर्थक जगह जगह इंटरव्यूज नहीं दे रहे होते, इस फिल्म की बड़ाइयां नहीं कर रहे होते, लोगों को ये नहीं बोल रहे होते कि जाके इसको देखो, वो ये मौका छोड़ते? इस फिल्म की कहानी को हिंदुत्व, इस्लाम और रिलीजियस रेडिकलाइजेशन से कोई नहीं बल्कि तू जोड़ रहा है। और प्रोपेगेंडा फिल्मों में मॉरल रिजिडिटी होती है, धुरंधर में कौन सी मॉरल रिजिडिटी है? फिल्म पाकिस्तान में सेट है लेकिन फिर भी पूरी की पूरी फिल्म कहीं भी पाकिस्तान की जनरल आवाम का और साथ ही इस्लाम का मजाक नहीं उड़ाती। फिल्म में पाकिस्तानी औरतों को बुर्के इनफैक्ट पाकिस्तान को अच्छा दिखाया गया भाई, पाकिस्तान को सुंदर दिखाया गया, डेवलप्ड दिखाया गया उस मूवी में नहीं दिखाया। रहमान बलोच जो हार्डकोर इस्लामिस्ट रेडिकल है, उसकी बीवी उसको चाटा मारती है और वो उसको कुछ नहीं कहता और उसको पर्दे में भी नहीं कैद करके रखता। सारा अर्जुन का कैरेक्टर क्लब में पार्टी करता है, छोटे कपड़े पहन के, और लिव इन रिलेशनशिप में रहता है रणवीर सिंह के साथ। अब अगर फिल्म और रणवीर सिंह को भी चाटा पड़ता है भाई, वो भी कुछ नहीं कहता। प्ले में मॉरल रिजिडिटी होती जो कि प्रोपेगेंडा फिल्म्स का फंडामेंटल पार्ट होता है, तो फिल्म में ये दिखाया जाता कि पाकिस्तान में हर औरत एग्जैक्टली जो अभी भाई कहने वाला कि अगर मूवी में कुछ भी ऐसा दिखाया जाता कि भाई इतने खराब है भाई, मुसलमान लोग मार रहे हैं अपनी औरतों को, इसको थप्पड़ मारा तो उसने जान से मार दिया, ऐसा कुछ दिखाया होता तो मैं कहता भाई अब तो ये ठीक है अति कर रहे हैं, ये सच में कर रहे हैं, अपनी तरफ से थोड़ा सा हेट फैला रहे हैं मूवी में। बट उसमें ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया, एब्सोल्युटली नथिंग। ये सारी ध्रुव के दिमाग की उपज है। बुर्का पहनती है। रहमान बलोच अपनी बीवी को रोज पीटता है और बुर्के में रखता है, और सारा अर्जुन का बाप उसकी ऑनर किलिंग कर देता है उसके लिव इन रिलेशनशिप के चलते, क्योंकि इस्लाम लिव इन अलाउ नहीं करता। कहां है ये सब, कहां है ये सारी की सारी मॉरल रिजिडिटी? अगेन पूरी फिल्म में जो एक्चुअली दिखाया गया है, जिस चीज के बारे में बात हो रही है, उसको ये इग्नोर करता है, गैसलाइट करता है और अपना ईगो इन्फ्लेट करने के लिए फिल्म को बता देता है ये तो नाजी प्रोपेगेंडा फिल्मों जैसी है। अबे तू पागल वागल है क्या थोड़ा? फिर ये अपने कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में आर्ग्यू करता है अबाउट द फैक्ट्स एंड फिक्शंस शोन इन फिल्म्स। अब इस आर्गुमेंट में ये बड़े ही डिसाइसिव ध्रुव से पता गलती क्या हो गई बहुत बड़ी। यूजुअली ना लोग पॉलिटिक्स को अपने एंड पे रिसर्च नहीं करते, ज्यादा भड़क नहीं लेते इन चीजों को लेके। तो होता क्या है, जब आप पॉलिटिक्स की वीडियो देखने जाते हो ना, आप बहुत हद तक इन्फॉर्म्ड नहीं हो उन चीजों के बारे में जिन चीजों की बात हो रही है। तो अलॉट ऑफ द टाइम्स जब फैक्ट्स मैनिपुलेटेड होंगे या इंसान डायरेक्ट झूठ भी बोल रहा होगा, पूरी ही गलत बात बोल रहा होगा, तो क्योंकि आपको पहले से कुछ पता नहीं तो आप बहुत हद तक अग्री कर जाओगे। आप कहोगे हाँ शायद मुझे ना पता हो, ये बंदा ठीक कह रहा है। बट इन केस ऑफ अ मूवी रिव्यू, बस वो लोग मूवी रिव्यूज नहीं देखते जिनको मूवी देखने जाना है। ज्यादातर मूवी रिव्यूज वो लोग देख रहे होते हैं जो देख के आते हैं एंड दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन जो उस मूवी के अराउंड रिवॉल्व करती है। अब जब आप ये कहोगे कि भाई बर्फ में फाइट सीन था और बर्फ में कोई फाइट सीन नहीं था, आप इस तरह की बातें जोड़ोगे मूवी में जो मूवी में दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं गई थी, तो अब लोग सेकंडों में पकड़ लेंगे, क्योंकि मूवी पे रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। आपने एक एक सेकंड मूवी का देखा है 3 घंटे बैठ के। यहां गड़बड़ हो गई ध्रुव से, उसको लगा जो मैं सालों से कर रहा हूं ना काम, वो यहां पे भी चल जाएगा। पर भाई यहां इस जोन में नहीं, तुम गलत जगह में घुस गए अपनी मैनिपुलेशंस लेके। पॉलिटिक्स और फिल्म मेकिंग को कंबाइन कर देता है लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। ये फिल्म असल में फिक्शनल फिल्म है लेकिन इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल इवेंट्स है, तो कुछ चीजें असली हैं, कुछ चीजें फिक्शनल हैं। रियल लाइफ इंसिडेंट्स, रियल लाइफ स्टोरीज को उठाना और उनको फिक्शनल सिनेरियोस के साथ ब्लेंड करना फिल्म मेकिंग की एक चॉइस है, डायरेक्टर की एक चॉइस है, और फिल्म मेकिंग में आज से नहीं हमेशा से होता है। एग्जांपल टीयर्स ऑफ वॉर, आर्गो, इनग्लोरियस बास्टर्ड्स, जीरो डार्क 30, JFK, ये सारी की सारी इनक्रेडिबल फिल्म्स रियल लाइफ को उठाती हैं, इंस्पिरेशन लेती हैं वहां से, उनको फिक्शनलाइज करती हैं टू ऐड ड्रामा इनटू इट। तो फिर तो तेरे हिसाब से ये सारी की सारी फिल्में प्रोपेगेंडा है। अबे अगर तू डिक्टेटरशिप के पिछवाड़े से अपनी मुंडी निकाल के थोड़ा सा ब्रो, जोधा अकबर शायद रियल लाइफ कैरेक्टर से इंस्पायर्ड हो सकती है, बट किसने देखा है जोधा अकबर के रोमांसेस को? ये सब क्या देख रहे थे हम इतने सालों से, तब ये लोग क्यों नहीं बोले कि भाई ये क्या बकवास दिखा रहे हो?
ये सब हुआ कहाँ, ये लिखा कहाँ हुआ है? मूवी भाई, इसी को क्रिएटिव फ्रीडम कहते हैं। एंड ऑफ द डे उसने मूवी बनानी है बंदे ने, वो डॉक्यूमेंट्री नहीं बना रहा है। इट नीड्स टू बी एंटरटेनिंग फॉर पीपल टू बी एबल टू वॉच इट। क्या बात करता है भाई ये आदमी। फिल्म मेकिंग के बारे में पढ़ लेता ना और जॉनर्स के बारे में पढ़ लेता तो ये नहीं बोलता। गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी हाइपर वायलेंट फिल्म जिसको तूने अपने अब्बू के निकाह की तरह प्रमोट किया नेटफ्लिक्स से पैकेट लेकर, वो भी रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे आधारित थी। अनुराग कश्यप ने उसको उठाया और फिक्शनलाइज किया। और जब पद्मावत के टाइम संजय लीला बंसाली ने लेट मी चेक समथिंग, एक सेकेंड। ध्रुव ने वॉर टू ध्रुव राठी action films dominate box offices worldwide, from India's YRF spy universe, which is now releasing War 2 on August 14th, to Hollywood Marvel and DC blockbusters like Superman and Fantastic Four. But why are audiences so hooked? In this video, we explore the fascinating science and psychology behind our love for high-octane stunts, heroic showdowns, and adrenaline-pumping sequences. Discover how mirror neurons, dopamine hits, and universal storytelling make an action cinema a global language. This was on August 11, 2025 और फिल्म रिलीज हुई है August 14th of 2025। तो भाई साहब ये फुल प्रमोशन कर रहे थे और इन्होंने बनाई है इसके ऊपर 2 वीडियोस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ने कुछ फिक्शनल चीजें ऐड करी थी फिल्म की रियल लाइफ स्टोरी पर, तो दबा के बवाल हुआ था। और उस टाइम ऑन रिकॉर्ड तेरे को कोई दिक्कत नहीं थी फिल्म में फिक्शन दिखाने से। तू बोल रहा था कि अगर पद्मावत में डायरेक्टर ने लिबर्टी लेते हुए फिक्शन दिखा दी तो इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई, फिल्म नहीं पसंद तो कोई और देख लो। तो भाई अगर एक मूवी हिस्ट्री को बिगाड़ सकती है तो जाओ तुम भी फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करो, अपनी मूवी बनाओ, रिलीज करो, जो दिखाना है दिखाओ और सही कर लो अपनी हिस्ट्री। और अगर धुरंधर में डायरेक्टर आदित्य धर फैक्ट्स में फिक्शन ऐड कर रहा है और पहले बड़ा बड़ा डिस्क्लेमर दे रहा है सेम बात का, तो तू उसको प्रोपेगेंडा बता रहा है। तू थोड़ा सा पागल वागल है क्या? फिर ये बात करता है द ताज स्टोरी और बंगाल फाइल्स। द ताज स्टोरी और बंगाल फाइल्स जैसी फिल्में इतनी खतरनाक साबित नहीं हुई क्योंकि वो बकवास फिल्में थी। यहाँ पे एक बार फिर ये जनता को एब्सोल्युटली रिडिक्युलसली समझ रहा है। इसके हिसाब से द ताज स्टोरी एंड द बंगाल फाइल्स इसलिए नहीं चली सक्सेसफुल बॉक्स ऑफिस पे, इसलिए नहीं हुई क्योंकि दे वर बैडली मेड। एंड यस, ये सच है, बोथ द फिल्म्स प्रोडक्शन क्वालिटी वाइज वर टेरिबली मेड, बट एट द सेम टाइम द बिगेस्ट रीजन फॉर बोथ ऑफ द फिल्म्स टू नॉट वर्क एट द बॉक्स ऑफिस वाज दैट कि जनता, द पीपल identified, called out and did not fall for the blatant and absolutely absurd propaganda of calling Taj Mahal a मंदिर। Exactly. ट्रेलर देख के लोगों का सबसे पहला रिएक्शन क्या था? मैं भी लिटरली ऐसे हो गया था। मैंने कहा भाई ये पागल हो चुके हैं क्या? ये हिस्ट्री डिस्टॉर्ट कर देंगे। ताजमहल मंदिर कैसे हो गया? पागल हो गए हैं ये लोग। मैं लिटरली ये रिएक्शन था मेरा। मैंने कभी उस चीज के ऊपर बात देखी, मैंने कहा चकेट भाई, लोग देखेंगे अपने लिए देखेंगे, नहीं देखेंगे नहीं देखेंगे। और किसी ने वो मूवी नहीं देखी, उसके बारे में कोई बात नहीं हुई है। तो भाई पागल नहीं है लोग। ध्रुव राठी भाई, अपने राइटर को बोलो कि आज के बाद साले AI फिएस्टा यूज ना करियो मेरी वीडियो की स्क्रिप्ट लिखने के लिए। तेरी टीम की रिसर्च उतनी ही अच्छी और कारगर है जितनी अच्छे और कारगर सुनील पाल के जोक्स हैं। तो मैं ही तेरे को बता देता हूं एक चीज। द ताज स्टोरी को डायरेक्टली फंड और प्रोड्यूस किया था बीजेपी के एक बंदे ने जिसका नाम था CA सुरेश झा, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था तुषार अमरीश गोयल नाम के एक डायरेक्टर ने, जिसने पहले भी एक कम अकल प्रोपेगेंडा फिल्म बनाई है जिसका नाम था मोदी काका का गांव। अब लेनी की फिल्म मेकिंग प्रोडक्शन क्वालिटी को नहीं, लेनी की फिल्म मेकिंग आइडियोलॉजी को अगर किसी ने देखी है तो कमेंट में लिख दो। मुझे लगता नहीं है मूवीज कोई देख रहा है। तेरे को किसी से कंपेयर करना है तो वो इन दोनों से कंपेयर कर, रिसाइकल पेपर से बनी कुंजी, पाखंडी और अल्ट्रा रेडिकल धीरेन्द्र शास्त्री, जिसके ऊपर तूने खुद वीडियो बनाई है। इनफैक्ट वन ऑफ द बिगेस्ट वीडियोस ऑफ योर्स है वो। उस जैसा रेडिकल तक ये बोल रहा है कि जब तक हमारे को प्रूफ नहीं मिलेगा कोई भी ताजमहल को मंदिर में नहीं मानता। जब तक तथ्य नहीं मिलेगा, कोई सबूत नहीं मिलेगा ऐसा, तब तक हम इस बात पे अपनी बात नहीं। तो तुझे क्या लग रहा है लोग इतने ज्यादा गधे हैं कि वो ये प्रोपेगेंडा, ये ब्लेटेंट प्रोपेगेंडा आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे? और द बंगाल फाइल्स बेस्ड है ऑन द वेरी डॉक्यूमेंटेड इवेंट्स ऑफ द डायरेक्ट एक्शन डे, जिसका असर हम आज भी बंगाल से लेकर रिसेंटली जो हिंदू को मारा गया है बांग्लादेश में वहां देख रहे हैं। विवेक अग्निहोत्री की फिल्में जो लिटरली जो अभी बांग्लादेश में पूरा सीन हुआ है, हिंदू आदमी को जला दिया गया, 2 को 31 अक्टूबर को भी एक आदमी को स्टैब करके जला दिया गया पब्लिकली। और ये बात जो पूरा हिंदू मुस्लिम ध्रुव कर रहा था ना, मैं उसके लिए बोल रहा हूं कि भाई कितना आसान है आपके लिए 4 एक्सट्रीमिस्ट लोगों की वीडियो उठा के, 4 गलत स्टेटमेंट्स उठा के और आपके ऑपोजिट साइड का एक्सट्रीम हाईलाइट कर देना अपना छुपाते हुए।
बट जब इस पूरे मुद्दे पे अभी बात होती है तो एक छठी क्लास का मुस्लिम लड़का इंडिया में रहने वाला ये कहता है कि जो बांग्लादेश में हुआ वो एकदम ठीक है, उसमें कुछ गलत नहीं हुआ। आप सर्च कर लो, आपको ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी बहुत सारे मुस्लिम लोगों की ऐसी बातें बोलते हुए। तो अगर हिंदू मुस्लिम करना है तो बराबर कर लो भाई, और अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो आप इतना चेरी पिक क्यों करते हो चीजों को कि अपने साइड का आप छुपा रहे हो सब कुछ। मैं कह रहा हूं ना भाई, रोटी साहब कह दें प्रोपेगेंडा चलेगा तो ध्रुव का चलेगा, किसी और का नहीं चलेगा, और उसको हम बुलाएंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच। बात कहती है वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है विवेक अग्निहोत्री का फॉर्मूला यूज करना। और वो फॉर्मूला क्या है? रिलीजियस और पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स को एक साथ मिला के एक बहुत ही जहरीला कॉन्कॉक्शन बना के अपनी फिल्मों में दिखाना, और यही चीज लोगों ने आइडेंटिफाई कर ली। दैट्स व्हाई हिज रीसेंट फिल्म्स हैव टैंक्ड। तो ये फिल्में नो डाउट प्रोडक्शन वाइज बहुत ही बुरी क्वालिटी की हैं, लेकिन इनके बॉक्स ऑफिस पे फेल होने का रीजन उससे भी बड़ा है, और वो रीजन ये है कि जनता जितना तू समझता है उतनी नहीं है। दे कैन आइडेंटिफाई एंड पिन पॉइंट प्रोपेगेंडा एंड रिजेक्ट इट एज वेल। और तेरे हिसाब से तो इंडिया डिक्टेटरशिप है ना, तो ऑल हेल मोदी के नारों के साथ ये दोनों फिल्में ब्लॉकबस्टर हिट होनी चाहिए थी, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर प्रोडक्शन क्वालिटी। क्योंकि अगर फैशिस्ट रिजीम डायरेक्ट करेगी पॉपुलेशन को कि जाके ये फिल्म देखो, तो उनको तो देखनी पड़ेगी ना। द वेगनेस एंड अब्सर्डिटी दैट दिस मैन स्प्यूज विद अटर कॉन्फिडेंस इज माइंड बॉगलिंग। और फिर वीडियो में इसकी दिमागी बैलगाड़ी आगे धक्के खाती है और ये कहता है कि रणवीर का क्या ध्रुव की ऑडियंस कभी सोचती है कि द फैक्ट कि ध्रुव इज एबल टू क्रिटिसाइज बीजेपी, मोदी गवर्नमेंट, और नेम कॉल जो वो करता है, अंधभक्त बुलाता है हर उस इंसान को जो उसकी बात से अग्री नहीं करता, इज द वेरी प्रूफ ऑफ द फैक्ट कि इंडिया में लोगों के पास इंडिपेंडेंट दिमाग और फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अगर ना होती तो आप बोल के दिखाते ये सब। जस्ट थिंक अबाउट इट समटाइम। और अगर इतनी सब चीजों में गलत होने के बाद भी ध्रुव राठी के जो हार्डकोर डाई हार्ड फैंस हैं वो उसकी बात से अग्री करते हैं और उसको डिफेंड करते हैं, तो मेरा पूछना यह है कि अब अंधभक्त कौन हुआ? कैरेक्टर तो एक क्रिमिनल है, कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी देश की इसको हायर करेगी? आपको एंगेज रखते हुए ये फिल्म दिखाती है कि हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज क्रिमिनल्स को हायर करती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि धुरंधर के पहले पार्ट में रणवीर सिंह की बैक स्टोरी रिवील नहीं करी गई। वो क्रिमिनल है ये पता है, वो डेथ रो पर है ये भी पता है, क्या क्राइम किया है ये नहीं पता। और इतने बेवकूफ तो रॉ वाले और इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले भी नहीं होंगे। उसमें एक फ्लैशबैक बार बार आता है उसके पेरेंट्स का, उसके पेरेंट्स के साथ कुछ हुआ है प्रॉबेबली जिसकी वजह से उसने कुछ किया है। क्योंकि थ्रू आउट अगर तुम रणवीर सिंह की उसमें एक्टिविटीज देखोगे तो वो कहीं से भी क्रिमिनल दिमाग के इंसान की नहीं है। वो बहुत ही सेन, बहुत ही कैलकुलेटिव इंसान दिखाया गया है। इनफैक्ट फर्स्ट सीन में जब उसको रियलाइज हुआ, इशारों में उनकी बात हो गई उस अपने नए कनेक्शन से जिसकी दुकान पे उसका जॉब लगा था, सोडा दूध का जॉब जो उसका था, तो उसने ये समझ लिया कि जिन लोगों को अभी मैं पीटने वाला हूँ, जो मुझे बुली करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर मैंने इनको मारा तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ये यहाँ का जो गैंग है उसके मेंबर्स हैं जो इस एरिया को रन करता है। तो इससे पहले मेरी वजह से बाकी लोगों पे भी सस्पेशन आ जाए, मैं पिट ही जाता हूँ। दैट्स हाउ द होल मूवी स्टार्टेड। तो आप थ्रू आउट देखोगे कि कहीं पे भी उसका क्रिमिनल वाला एक्टिविटी नहीं है, और उसका पास्ट अगले पार्ट में खुलने वाला है कि एक्चुअली इस बंदे के साथ हुआ क्या है। ध्रुव के हिसाब से मूवी में दिखाया कि भाई क्रिमिनल हायर कर रखा है ऐसे काम करवाने के लिए, स्पाई मिशंस करवाने के लिए। तो क्या इतनी घटिया है हमारी इंटेलिजेंस? देखो कितनी घटिया बातें दिखा रही है मूवी कि वो एक ऐसे डेथ रो इनमेट को स्पाई बना के पाकिस्तान भेज दे जो ऑपरेशन को कॉम्प्रोमाइज कर दे। और दूसरी चीज ये जो तू अगेन जानते हुए भी नाजानी कर रहा है, एस्पियोनाज और स्पाइंग में आज से नहीं हमेशा से ये चीज होती आई है दैट इफ यू थिंक एन एसेट इज यूजेबल देन यू हैव टू यूज इट। ड्रग डीलर्स, स्मगलर्स, स्पाइज और डेथ रो हैव बीन यूज्ड। आई मीन इट मेक्स सेंस फॉर यूजिंग अ पर्सन ऑन डेथ रो फॉर सच अ मिशन, क्योंकि कौन ही इंसान जो अपनी जिंदगी पे जिसने गिव अप ना किया हो या जो ना मरने वाला हो, वो दुश्मन देश में जाके गैंग्स के साथ मिलके स्पाई का काम करेगा। मतलब एक तो स्पाई का काम, और वो भी ऐसे एनवायरमेंट में जो वो ज्यादा ही डेंजरस, ज्यादा वॉलेटाइल है, ज्यादा वो पकड़ा जा सकता है, ज्यादा चांसेस हैं उसके कॉम्प्रोमाइज हो जाने के। और उसके बाद वो ऐसा मिशन लेके चलेगा कि भाई मुझे पूरी कराची पे कब्जा करना है, मैं चाहता हूं मैं गैंग लीडर बनूं। कौन ऐसा इंसान जिसकी एक नॉर्मल लाइफ चल रही है वो ऐसे मिशन के लिए राजी होगा? सोच के देखो, रियलिस्टिकली सोच के देखो। अगेन एज स्पाइस, इस खच्चर को ये लग रहा है कि एक सरकारी स्पाई की रिक्रूटमेंट और एक सरकारी बैंक कर्मचारी की रिक्रूटमेंट एकदम सेम है। इसका तो यार पुलिस ब्रेफ चेक तो कराना पड़ेगा ना स्पाई का। अबे तू थोड़ा सा पागल वागल है क्या? फिर बोलता है कि कोई देशभक्त ऑफिसर ऐसी रिक्रूटमेंट कैसे कर सकता है?
क्या कोई भी देशभक्त इंटेलिजेंस ऑफिसर इस बात से सहमत होगा? अबे मियां, अकल छोटी जबान लंबी। कोई भी देशभक्त इंटेलिजेंस ऑफिसर जो रिक्रूट करता है स्पाइस को, या फिर कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी जो स्पाइस को हैंडल करती है, वो तुझे आके बताएगी उन्होंने कौन से स्पाई को हायर किया। और जो बेवकूफी की चप्पल अभी तक इसने अपने गले में टांगी हुई थी, वो ये खुद ही अपने मुंह पे मार लेता है, ये बोलकर कि देखो आज तक, तो आर्टिकल भी साइट करता है अपनी बेवकूफी के, आज तक तो इंडिया ने हमेशा डिनाई किया है पाकिस्तान हमने कोई स्पाई भेजा ही नहीं। 2012 का ये आर्टिकल देखिए, भारत सरकार ने मना किया कि सुरजीत को इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जासूस बनाकर भेजा था। अब मैं क्या बोलूं, अबे तू कहीं केआर के तो नहीं है। द होल पॉइंट ऑफ स्पाइंग एंड एस्पियोनाज डन बाय अ कंट्री और डन बाय अ गवर्नमेंट इज टू बी नेवर टोल्ड। दुनिया के कोई भी देश की कोई भी स्पाई एजेंसी या सरकार कभी भी क्लेम नहीं करती अपने स्पाइस को, और ये क्लेम नहीं करती पब्लिकली कि हाँ हमने एक मोल भेजा था तुम्हारे देश में। और अगर अभी भी तेरी अमीबा जैसी सिंगल सेल्ड मोटी बुद्धि में बात नहीं घुस रही, तो मैं तेरे को इंडिया का ही एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूं, जहां पर अगर स्पाइस का डिस्क्लोजर हो गया तो उन स्पाइस के साथ क्या होता है। 1978 में प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई एक कॉल पर थे देन पाकिस्तानी रूलर लीडर जियाउल हक के साथ, और उन्होंने गलती से यह बोल दिया था जियाउल हक को फोन पर कि हमारे को तुम्हारे पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में पता है। और जैसे ही जनरल जियाउल हक को यह पता लगा, उसने क्या किया, पॉइंट एंड किल के ऑर्डर दे दिए सारे के सारे रॉ असेट्स के जो एम्बेडेड थे पाकिस्तान में। इन इंडियन स्पाइस के जो सारे के सारे हैंडलर्स थे इंडिया से, जो उनको हैंडल कर रहे थे, वो बैठे रह गए हाथ पे हाथ धर के, और उनको कत्लेआम कर दिया गया। जियाउल हक के रॉ के एजेंट्स को ढूंढना और फिर उनको रूथलेसली मार देने को आज तक द ब्लडी क्लीन अप के नाम से जाना जाता है। अब अगर ये इन्फॉर्मेशन इसको मिली भी होगी, ये आपको बताएगा ही नहीं। पहले तो तू अपनी रिसर्च टीम और विजेता दहिया को फायर कर, साले गधे गधे मिलकर सोचते हैं हम घोड़े बन गए। अब मैं तुम्हारे को दिखाता हूं कि कैसे इसने वाईआरएफ की थर्ड क्लास स्पाई फिल्मों को, व्हिच आर टेकिंग एन अल्टीमेट बीटिंग राइट नाउ, राइट आफ्टर द रिलीज ऑफ धुरंधर, ही इज गोना टॉक अबाउट इट। बट ध्रुव राठी भाई कमाल ही कर रहा है ये। मतलब ध्रुव राठी के हिसाब से एसबीआई के बैंक के क्लर्क के फॉर्म और स्पाई मिशंस के लिए जो कैंडिडेट्स चाहिए उनके फॉर्म एक साथ आने चाहिए। फिर उसमें बोलेगा ध्रुव, नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, स्पाई को लंच ब्रेक भी नहीं मिलता। को कैसे प्रमोट किया। वायरस स्पाई यूनिवर्स की सबसे पहली फिल्म थी एक था टाइगर, उसके बाद आई टाइगर जिंदा है और फिर वॉर। स्पाई यूनिवर्स के पास ऐसा कोई बेस नहीं था, उन्होंने सीधा फिल्मों से शुरुआत करी और ऑलरेडी काफी सक्सेसफुल बन गए। पहली बात तो ये, जिसको वायरस जैसी स्पाई फिल्मों का मूत पीना पसंद है, उसको धुरंधर जैसी सीरियस टोन वाली रियल लाइफ इवेंट्स पर बेस्ड फिल्म की शरबत कैसे पसंद आएगी। वायरस ने अपनी आज तक की सारी फिल्मों में पाकिस्तान को आईएस माय अनपॉपुलर ओपिनियन भाइयों, चाहे वॉर 1 हो 2 हो, एकदम कबाड़ मूवीज है। मैं इतनी हाइप थी वॉर के अराउंड जस्ट बिकॉज ऑफ ऋतिक रोशन लुकिंग गुड इन दोज मूवीज। वो हेलीकॉप्टर से एंट्री वाला सीन, इतनी डिसअपॉइंटिंग मूवी मैंने शायद ही देखी हो। क्या स्पाई मूवी थी भाई वो। कूल बन रहा है, कोई टेंशन नहीं है, नॉट फॉर अ सिंगल सेकेंड डू यू फील एनी काइंड ऑफ केयर फॉर एनी कैरेक्टर। टाइगर श्रॉफ अपनी घिसी पिटी एक्सप्रेशनलेस एक्टिंग कर रहा है। क्या चल रहा था उस मूवी में, वॉर कर रहे हैं लोग। इतनी घटिया मूवी भाई मैंने जिंदगी में नहीं देखी स्पाइस के ऊपर। साइको और उसके एजेंट्स को सॉफ्ट लाइट में दिखाया है और अपने ही एजेंट्स को देशद्रोही बनाया है। और जब धुरंधर जैसी एक फिल्म आईएसआई और पाकिस्तान गवर्नमेंट फंडेड रियल टेरर अटैक्स के बारे में बात करती है विद रियल ऑडियो क्लिपिंग्स एंड रियल वीडियो क्लिपिंग्स, उसमें इसको प्रोपेगेंडा दिख जाता है। अबे तू पागल है क्या। फिर कहता है फिल्म में रहमान डकैत की डेथ तो ऐसी हुई थी, उसमें किसी स्पाई का इन्वॉल्वमेंट की कोई खबर नहीं छपी। रहमान डकैत की मौत 9 अगस्त को ही हुई थी। वो पुलिस ऑफिसर चौधरी असलम के एक इनकाउंटर ऑपरेशन में मारा गया। देखो ये ब्लड देख रहे हो तुम, ये इसके इफेक्ट देखो भाई। लेकिन फिल्म में ऐड किया गया कि भारत का एक फिक्शनल सीक्रेट एजेंट इसमें शामिल था। अरे लियाकत मियां, मैं तुम्हें कितना गधा बोलूं, अब तो मैं थकने लगा हूं। फिल्म में एक फिक्शनल सीक्रेट एजेंट यानी कि हमजा को इसलिए ऐड किया है क्योंकि वो फिक्शनल है। डायरेक्टर बोल रहा है कि फिक्शनल कैरेक्टर हमने डाले हैं फिल्म में, लेकिन इसको ये प्रॉब्लम है कि भैया फिल्म में हमजा है, रियल में तो कोई हमजा नहीं था। ना ही फिल्म और ना ही फिल्म के मेकर्स कहीं भी क्लेम करते हैं। एक सेकंड, अज्यूमिंग रियल लाइफ में एक हमजा था, ठीक है, मैं एक हाइपोथेटिकल वर्ल्ड में जा रहा हूं कि भाई एक हमजा है और वो स्पाई है, आज भी है पाकिस्तान में, ठीक है। क्या तुम ये कहोगे कि भाई ये कितना घटिया स्पाई है, इसने आज तक एक पोस्ट भी नहीं डाली रहमान डकैत के ऊपर कि मैंने मारा है मैंने। अबे वो स्पाई है, ये तो उसकी स्किल का प्रूफ है ना मेरे भाई, कि आज तक किसी को पता नहीं चला। और मूवी में एग्जैक्टली यही दिखाया है। हमजा ने कवर अप इस तरीके से किया है कि भाई मैं तो रहमान डकैत को हॉस्पिटल तक रश कर रहा हूं, मैंने नहीं मारा, एसपी ने मारा है, पुलिस वाले ने मारा है। तो कवर अप स्टोरी ही यही था
क्योंकि क्या वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो जाएगा ये पता चलता है कि भाई सारा गैंग मर गया जो उस गाड़ी में था, बस ये एक लड़का हमजा बचा है और रहमान डकैत भी मर चुका है, तो शक किस पे जाएगा? तो शक इस पे ना जाए उसके लिए उस पुलिस वाले को बीच में पिक्चर में लाना पड़ा ना। प्लान ही यही था कि भाई तू मारेगा उसको, तेरा नाम आएगा कि तूने एनकाउंटर किया है। दैट्स द स्टोरी एवरीबॉडी टेल्स। जब भी किसी बड़े क्रिमिनल का एनकाउंटर होता है हमें पता होता है अंदर कुछ हुआ है, बट वी कैन नॉट प्रूव इट क्योंकि स्टोरी कुछ और होती है। तो कहाँ है लॉजिक? असली में हमजा एग्जिस्ट करता है। रहमान डकैत की रियल स्टोरी को उठाया, उसकी रियल डेथ को उठाया और उसमें इंजेक्ट कर दिया हमजा का कैरेक्टर। ये समझना कितना मुश्किल है कि ये फिक्शनल है, एंड आई एम श्योर ये अच्छे से समझता है इस चीज को। लेकिन सिंस ये हेल बेंट है ये प्रूव करने के लिए कि फिल्म प्रोपेगेंडा है, तो ये लोगों को ब्लेटेंटली मिसलीड कर रहा है। फिर ये कहता है क्या फिक्शन है और क्या फैक्ट्स हैं, लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब क्या फैक्ट है और क्या फिक्शन, ऑडियंस ये नहीं जान पाती। अबे तू अपनी बात कर, लोगों को एग्जैक्टली खुद कंफ्यूज करता है भाई, ये खुद अपनी ऑडियंस को कंफ्यूज, ये बच्चों को बेवकूफ बनाने का धंधा है इसका। इसको भी पता है कोई भी अडल्ट डेवलप्ड ब्रेन जिसमें तर्क करने की क्षमता है, जो रीजन कर सकता है अपने लिए, वो बिल्कुल भी इसकी बात नहीं सुनने वाला। वो सुनते ही कहेगा अबे पागल है भाई ये तो, कुछ भी बोल रहा है कैमरा पे आगे। भाई एनपीसी है क्या क्या भाई टेलीप्रॉम्प्टर से स्क्रिप्ट पढ़ता जा रहा है, कुछ सोच तो ले। कभी पढ़ते आदमी हो जाता है कि भाई एक सेकंड कैमरा बंद कर दूं, ये वाला ना मेरे राइटर ने ज्यादा ही बकवास लिख दी। इसको इतना भरोसा अपनी एडिटिंग टीम अपने राइटर्स पे कि भाई मैं कुछ भी बकवास फेल दूं वो कहीं ना कहीं से उठा के जोड़ ही देंगे। अच्छी तरह समझ आ गया है। ऑडियंस को वो डिस्क्लेमर पढ़ना आता है जो तूने पढ़कर भी इग्नोर कर दिया, और इस बार तो दूसरी ऑडियंस छोड़, तेरी खुद की ऑडियंस को भी ये क्लियरली समझ आ गया कि इस वीडियो के थ्रू तू सिर्फ और सिर्फ हेट मॉन्गरिंग कर रहा है, इसलिए तुझे कमेंट्स ऑफ करने पड़ गए। पूरी वीडियो में तू प्रूफ क्या करना चाहता है ये तेरे को भी नहीं पता, और लोगों ने जब ये आइडेंटिफाई किया, कॉल आउट किया और तेरे को कमेंट्स में गालियां बकनी शुरू करी, तो तूने जाके ट्विटर पे बोला कि मेल्टडाउन हो गया, मेल्टडाउन हो गया। अबे मेल्टडाउन नहीं हुआ, वो तमाचे लग रहे हैं तेरे मुंह पे झूठ बोलने के लिए। तेरे को लगा कि तेरी अपनी ऑडियंस तो तेरे को प्रेस करेगी, लेकिन उन्होंने भी तेरे को घोड़ी बना लिया। द होल पॉइंट ऑफ हिम शटिंग डाउन एंड लिमिटिंग द कमेंट्स इज दैट कि ये अपनी ब्लेटेंट गलतियां जो लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं उनको सुनना ही नहीं चाहता, उनको इग्नोर कर देता है। अब मैं तुम्हारे को दिखाता हूं कि धुरंधर में दिखाए गए फेक करेंसी वाले ध्रुव राठी शुड स्टिक टू रोस्टिंग एल्वेश यादव, क्योंकि जब दो बराबर बुद्धि के लोग लड़ते हैं तो थोड़ा प्लेइंग फील्ड लेवल रहता है। तो यहाँ ध्रुव गलत लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट में घुस गया भाई। सीन को इसने कितनी डेंजरसली मैनिपुलेट he's basically एल्वेश यादव। इफ एल्वेश यादव की बॉडी में से आप ह्यूमर और टेस्टोस्टेरोन निकाल दो और उसको लेफ्टिस्ट बना दो, that's ध्रुव राठी बेसिकली। में बताया कैबिनेट मिनिस्टर ने नोट छापने की मशीन को फॉल्टी बताया और फिर वो मशीन पाकिस्तान पहुंच गई, जबकि इस बात का रत्ती भर भी कोई सबूत नहीं है। कोई भी ऐसी न्यूज आपको नहीं मिलेगी। पहली बात तो ये फिल्म में करेंसी की मशीन नहीं थी, प्लेट्स थी। ये तेरे को पता होता अगर तू देखा, मैंने जैसे कहा कि पूरी बात करेगा बट एक वर्ड उसमें से चेंज कर देगा। जैसे उसमें क्लियरली बताया है कि 500 और 1000 के प्लेट्स के डुप्लीकेट जो हैं वो किसी करप्ट ऑफिशियल ने पाकिस्तान पहुंचा दिए, डुप्लीकेट्स बनवा के प्लेट्स के। बार बार वो वर्ड यूज हुआ, इसने उस वर्ड को चेंज करके मशीन कर दिया। तो जिसने मूवी नहीं देखी या जो इसकी बात में 100% बिलीव करता है वो जाके अब सर्च करेगा क्या फेक करेंसी बनाने वाली मशीन कभी पाकिस्तान पहुंची थी। तो अब मशीन जब आप लिखोगे तो वो साफ बोल देगा कि भाई मशीन्स कभी नहीं थी पाकिस्तान के पास, क्योंकि प्लेट्स के डुप्लीकेट्स थे और उसी के ऊपर आपको बात मिलेगी। यहां खेलता है ये, ऐसे करता है ये, एक वर्ड चेंज करके बहुत तगड़े तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है। और जब आप उसको सर्च भी करोगे तो आपके दिमाग में आपने चेक कर लिया कि हाँ भाई ये सही बोल रहा है। ये गेम है भाई इस बंदे का। फिल्म देखता और अपनी रिसर्च टीम को नहीं भेजता फिल्म देखने के लिए। ये बोलता है कि मनमोहन सिंह जी ने ब्रिटिश कंपनी को बैन किया, बढ़िया है, जो कि किया भी था। लेकिन इसके आगे जावेद खनानी कौन था, बैन करने के बाद क्या हुआ और वो प्लेटें पाकिस्तान तक कैसे पहुंची, जो फिल्म में एक्चुअली दिखाया गया है, उसको ये फिर से इग्नोर कर देता है। यहाँ भी गैस लाइट कर रहा है। वो सीन एक्सप्लिसिटली ये बताता है कि कैसे हजारों करोड़ वर्थ ऑफ पाकिस्तान ओरिजिनेटेड काउंटरफिट नोट्स, जिनको बोलते हैं सी नोट्स, वो इंजेक्ट करे गए इंडियन इकोनॉमी में। और ये करने में जावेद खनानी, जिसको बोला जाता था कि वो हवाला टाइटन है ISI का, वो कैसे इसमें इंटेग्रल रोल प्ले करता था और उसके साथ हाथ कांग्रेस के ब्यूरोक्रेट्स ने कैसे मिलाया, ये वो बताता ही नहीं है। अब मैं बताता हूं कि ये जावेद खनानी और कांग्रेस ब्यूरोक्रेट्स के बारे में क्यों ज्यादा बात नहीं करता। ये वो चीज इसलिए मेंशन नहीं करता क्योंकि अगर वो मेंशन कर देता तो इसको अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हुए ये एग्री करना पड़ता कि इकोनॉमी में काउंटरफिट नोट्स पाकिस्तान से आए हुए इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि उनके चलते वो एक रीजन बन गए थे डीमोनेटाइजेशन करने का अंडर द मोदी सरकार। अब मैं ये चीज नहीं कह रहा कि डीमोनेटाइजेशन सही थी या गलत थी, ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा। मैं तुम्हें ये बता रहा हूं, ये क्लियर
क्लियर कर रहा हूं तुम्हें कि ये कितनी बेशर्मी से सिर्फ आधी बातें बताता है। और जस्ट बिकॉज इस बात का प्रूफ कि ये प्लेटें पाकिस्तान तक पहुंच गई और नोट वहां पे छपने शुरू हो गए, इसका कोई प्रूफ आर्टिकल्स में नहीं छपा, डज नॉट मीन कि वो हुआ नहीं, क्योंकि ओरिजिनल प्लेट्स के बिना इतने एक्यूरेट इंडियन करेंसी के नोट्स छापना इम्पॉसिबल था। और इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली पॉइंट आउट करता है कि 2000s में 1500 से 2000 करोड़ के पाकिस्तानी ओरिजिन काउंटरफिट नोट हमारी इकोनॉमी में आए। ये इस पूरे एंगल को इग्नोर करके आगे बढ़ता है और मनमोहन सिंह ब्रिटिश कंपनी करता रहता है। जबकि उस सीन में यह बात हो रही है कि जब ब्रिटिश कंपनी मनमोहन ने बैन करी, जब वो प्लेटें डीकमीशन हुई तो वो प्लेटें पाकिस्तान तक पहुंची कैसे। फिर वीडियो आगे बढ़ती है और एक बार फिर ये अपने मन से, ये फिल्म नहीं कह रही, अपने मन से ये बोलता है कि फिल्म ने बोला है मनमोहन सिंह और उनकी सरकार गद्दार है। इसी तरह फिल्म में दिखाया गया कि 26/11 हमले से पहले इंटेलिजेंस इनपुट्स मौजूद थे, लेकिन बहुत स्पेसिफिक नहीं थे। पुलिस और कोस्ट गार्ड उन पर एक्शन नहीं ले सके। लेकिन क्या हम इन फेलियर्स की वजह से ये अज्यूम कर सकते हैं कि मनमोहन सिंह की सरकार गद्दार थी? अब अगर किसी एक सेकेंड, मूवी में ये कब दिखाया गया? मूवी में ये दिखाया गया है कि उसने जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भेजे उसके हिसाब से जिस तारीख को अटैक होने वाला था उस तारीख को नहीं हुआ, क्योंकि अंदर एक दूसरा स्पाई पकड़ा गया और उनको शक पड़ा कि हमारे प्लान्स खराब कर देंगे ये। तो इस वजह से उन्होंने पूरा प्लान ही शिफ्ट कर दिया टू द 26th। मूवी में यही तो दिखाया गया है, इसमें सरकार की गलती कहां दिखाई गई है? इसीलिए तो हमजा अपने आप को ब्लेम कर रहा था कैरेक्टर उसमें कि भाई मुझसे गलती होगी, मेरी वजह से मेरे लोग मर गए। पूरा सीन ही तो यही था। कॉमन सेंस वाले आदमी ने जो थोड़ा सा भी अपना दिमाग चला के फिल्म देख रहा था, उसको अच्छी तरह पता है कि फिल्म कांग्रेस सरकार को गद्दार कहीं नहीं बोलती और सिर्फ उनकी इररिस्पॉन्सिबल और इनकम्पिटेंट बिहेवियर पे ड्यूरिंग द अटैक्स उंगलियां उठाती है। लेकिन ये अपनी वीडियो में गद्दार इट वाज अबाउट कि अटैक के बाद भी सरकार ने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। प्रॉब्लम ये थी सारी, इसलिए वो एक बहुत लॉन्ग टर्म प्लान में इन्वेस्ट कर रहे थे कि आज नहीं तो कल या तो ये करंट सरकार की सोच बदलेगी, इनका पेशेंस टूटेगा, या फिर कोई नई सरकार आएगी जो हमें फ्री हैंड देगी अपने इन पर्टिकुलर मिशंस को एग्जीक्यूट करने का, अपने इन प्लान्स को एग्जीक्यूट करने का। यही तो गेम था स्टार्टिंग से। इसमें सरकार को कहां ब्लेम किया गया? भाई गद्दार किसने बोल दिया? और यूज ही इसलिए कर रहा है और रिपीटेटिवली कर रहा है ताकि ये सेंसेशनलिज्म ऐड कर सके। फिर ये RUSI का एक पब्लिश मटेरियल दिखाता है और साइट करता है कि 26/11 अटैक्स के दौरान लॉजिस्टिकल सपोर्ट नहीं था NSG के पास। जो एलीट NSG है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, वो अटैक के 10 घंटे बाद पहुंच सकी, जिससे लॉजिस्टिक्स की कमी दिखती है। NSG के पास लॉजिस्टिकल सपोर्ट नहीं था, डिलेड था, बिल्कुल मानते हैं, लेकिन ये बड़े ही कन्वीनियंटली, डेंजरसली एंड पॉइजनसली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज छुपा लेता है, बताता ही नहीं। और वो बात ये है कि बेचारे NSG कमांडोज लेट हुए कैसे थे पहुंचने में 26/11 अटैक की सिचुएशन पर। वो लेट हुए थे बिकॉज ऑफ कांग्रेस लीडर शिवराज पाटिल, क्योंकि कमांडोज को लगा दिया था शिवराज पाटिल की ड्यूटी बजाने में। नाउ लिसन टू दिस सिचुएशन, शिवराज पाटिल के चलते जो हुई थी फ्रॉम कर्नल संदीप सेन। ये पहुंच के एयरक्राफ्ट में लोड हो गए, लोड होने के बाद अब ये बैठे हुए हैं। ओ ऐसा क्यों? वो वेट कर रहे हैं होम मिनिस्टर का। मिस्टर पाटिल थे। मिस्टर हाँ पाटिल। अब उनको आना है, ही हैज टू लीड द NSG टू मुंबई। अब इसको रिसर्च करते हुए डेफिनेटली ये चीज मिली होगी, लेकिन इसने किया क्या? इसने उसको इग्नोर कर दिया और इसने सीधा जंप कर दिया किस पर कि मनमोहन सिंह और उनकी सरकार को गद्दार बोल रही है फिल्म। जबकि चेरी पिकिंग इंफॉर्मेशन कि जो चीज मेरी बात को सपोर्ट करती है वो मैं दिखा दूंगा। लोग तो बेवकूफ हैं इतने साल से, क्योंकि सुन ही रहे। भाई तुमने कर लिया गलत काम। ये मूवी रिव्यू करने वाले लोग बेवकूफ नहीं है, दे आर दी एक्चुअल चिल गाइज। इनको भड़क नहीं लेनी, इनको मूवीज देखनी है, उसके रिव्यू करने हैं, लोगों के पैसे बचवाने हैं, लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है, बस ये करके खुश रहते हैं। ये पॉलिटिक्स वाली भड़क नहीं लेते। पर तुम इस जोन में अगर घुसोगे ना तो ये सोच के मत घुसो कि भाई मैं तो इतने साल से पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ, इन मूवी वालों को क्या ही पता होगा। भाई इनको पता है, दे आर स्मार्ट पीपल, डोंट मेस विद दीज पीपल। भाई मत घुसो इस जोन में। तुम जाओ वापस अपनी एलविश यादव वाली वीडियोस पे और कांग्रेस बीजेपी वाली वीडियो पे, क्योंकि वहां कभी एक कंक्लूजन रीच नहीं होने वाला। एक साइड हमेशा बीजेपी के अगेंस्ट रहेगी, एक कांग्रेस के अगेंस्ट रहेगी, और वो दोनों साइड्स भिड़ेंगी और उसमें तुम्हारा प्रॉफिट होगा, तो कमाओ प्रॉफिट। मूवी रिव्यूज में मत घुसो भाई, यहां तुम गलत प्रूव हो जाओगे हर चीज के साथ। फिल्म इसी इररिस्पॉन्सिबिलिटी को, ब्यूरोक्रेटिक लैप्स को पिन पॉइंट करती है विदाउट टेकिंग एनी नेम्स एवर। देन आफ्टर वेरी कूल एंड कंफर्टेबल 15 and 20 minutes of straight up lying and hiding and manipulating facts, इसको याद आ जाता है कि इसने एक वीडियो में बोला था कि टेरर अटैक्स के लिए कभी भी सरकार को विदाउट एनी हार्ड प्रूफ ब्लेम नहीं करना चाहिए। मैंने अपने वीडियो में खुलकर कहा था कि सरकार को इस तरीके से ब्लेम करना सही नहीं है। पर तूने तो ये वीडियो का नैरेटिव ही शुरू के 3 मिनट में
हाइपोथेटिकली ये हाँ। बनाया है दैट पीएम मोदी वाज द कॉन्स्पिरेटर ऑफ द अटैक्स। और जब तूने वीडियो में कंफर्टेबली अपना टाइम लेके एक एक्सट्रीमली रेडिकलाइज्ड और ब्लाइंड साइडेड नैरेटिव बिल्ड कर लिया, तब तेरे को याद आता है कि यार मैंने तो ये बोला था पिछली वीडियो में, डिस्क्लेमर भी दिया है मैंने अपनी वीडियो में। अबे तू दिमाग से 2G पे है क्या? एंड देन ही स्टूप्स इवन लोअर इन द वीडियो एंड स्टार्ट्स टू टॉक इल ऑफ मिस्टर अजीत डोभाल। लेकिन क्या अजीत डोभाल खुद इस बात को लेकर सहमत होंगे कि ऐसा निकम्मा किरदार उनसे प्रेरित है? एक बार के लिए मान लेते हैं कि आपको सरकार के ऊपर डाउट है, तो क्या एक सेकेंड, किरदार निकम्मा किस एंगल से दिखाया गया मुझे ये बता दो। ये कहाँ की बात कहाँ ले जाता है भाई? क्या बात कर रहा है ये, और किस आदमी के बारे में ये बात कर रहा है ये? भाई कसम से अब तो मेरे मुंह से भी निकल रहा है भाई, ये पागल ही है, ये दिमाग चल चुका है इसका। हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाओगे? क्या अपनी तरफ से आप आखिरी कोशिश नहीं करोगे अपने देश को बचाने की? और कुछ और ही नहीं तो कम से कम मीडिया में तो लीक करा ही दोगे, और ये भी नहीं कर पाए तो फ्रस्ट्रेशन में आकर रिजाइन तो कर ही दोगे कम से कम। अगेन आई एम प्रीटी श्योर। क्या बोलने जा रहा है? मीडिया में लीक करवा दोगे, रिजाइन कर दोगे? रिजाइन क्यों कर देंगे भाई? ये रिजाइन क्यों कर देंगे? इस बात का जवाब मुझे कोई दे दो भाई। इसने फिल्म तो देखी नहीं है, और जिस हिसाब से ये बातें कर रहा है उस हिसाब से मुझे बहुत स्ट्रांगली ये फील होता है कि इसने और इसकी रिसर्च टीम ने अजीत डोभाल के बैकग्राउंड पे कोई भी रिसर्च नहीं करी। मिस्टर अजीत डोभाल ने ध्रुव भाई, जिस हिसाब की आपने वीडियो बनाई है और जैसी घटिया रिसर्च आपने की है, YouTube से चैनल तो आप डिलीट कर ही दोगे अब। इतनी तो आप में शर्म बची। ये बेवकूफ आदमी है भाई कसम से। साल 2012 में एक इंटरव्यू के दौरान ये स्पेसिफिकली बोला था, व्हेन इन पावर एनी पॉलिटिकल पार्टी मिसयूजेस द गवर्नमेंट मशीनरी, बट कांग्रेस हैज बीन डूइंग दिस मोर फ्रीक्वेंटली देन अदर गवर्नमेंट्स। तो फिल्म में अजीत डोभाल साहब से जो इंस्पायर्ड कैरेक्टर है, वो जब ये बोलता है कि कोई सरकार आएगी, दैट सीन इज रिलेटेड टू दिस इंस्टेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन दैट मिस्टर डोभाल स्पोक अबाउट इन एन इंटरव्यू। वो सीन रूलिंग पार्टी के, देन रूलिंग पार्टी यानी कि कांग्रेस के ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिकल इनकॉम्पिटेंसी से रिलेटेड है, इंस्पायर्ड है। वो ऐसे ही प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए नहीं है फिल्म में, हर कोई तेरी तरह मुंह फाड़ के वीडियो नहीं बना देता। देन ही रिडिक्यूल्स मिस्टर अजीत डोभाल फॉर हिज सैलरी एंड हिज वर्क। फ्रस्ट्रेशन में आकर रिजाइन तो कर ही दोगे कम से कम, या फिर 10 साल तक ऐसे ही खाली हाथ बैठे रहोगे और फ्री की सैलरी लेते रहोगे बस। ये अजीत डोभाल साहब के 10 साल के कार्यकाल के बारे में बात करता है, इंस्पायर्ड फ्रॉम द फिल्म, लेकिन इस गधे को कोई ये बताए दैट मिस्टर अजीत डोभाल चैनल तो आप डिलीट कर ही दोगे ध्रुव भाई वंस अगेन, या फिर बैठे बैठे अपने AI फिएस्टा और अपने घटिया AI मास्टर क्लास से पैसा कमाते रहोगे। as the director of the intelligence bureau in 2005 and he was later ये बंदा 2-2 मिनट में तुम्हें AI मास्टर करवा देगा, पता नहीं कितने सारे 2-2 मिनट में भाई। इसकी AI मास्टर क्लास का ड्यूरेशन देखना तुम कभी। in 2014 was appointed as the NSA। तो कौन से 10 साल के कार्यकाल की बात कर रहा है तू? उनके 10 में से 9 साल तो वो रिटायरमेंट में ही थे। और फिर मुझे तेरे को फैक्ट और फिक्शन फिल्म मेकिंग पढ़ानी पड़ेगी। कैरेक्टर डोभाल साहब से इंस्पायर्ड है, वो डोभाल साहब नहीं है, और ये अपनी हेट में इतना ज्यादा क्रैश हो जाता है कि एक हाईली रिस्पेक्टेड एंड डेकोरेटेड इंडियन इंटेलिजेंस पर्सनल, जिसने ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2, मिजो इंसर्जेंसी 1970, रेस्क्यू ऑफ 46 इंडियन नर्सेस फ्रॉम ISIS in 2014, सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक में की और फाउंडेशनल रोल्स प्ले करे हैं, और साथ ही में 6 साल ही लिव्ड इन पाकिस्तान एज एन इंडियन स्पाई। उनको ये निकम्मा और मुफतखोर बोल रहा है, और ये इतनी हद तक सिर्फ और सिर्फ इसलिए गिर रहा है ताकि ये अपने लाइज को पेल्ट करके ये प्रूव कर सके कि धुरंधर एक प्रोपेगेंडा है, और ये थ्रू आउट द वीडियो फेल हुआ है वो प्रूव करने में। फिल्म में एक डायलॉग है कि हिंदुस्तान, जब इंसान अंदर से रेज कर रहा होता है ना, उसके शब्दों से आपको पता चल जाएगा वो जेन्युइन बात बोल रहा है कि वो बस गुस्से में बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जब इसने हिटलर वाली मूवीज से इस सबको कंपेयर किया तो आदित्य धर को इसने कहा कि ये देखो, ये औरत अपने आप को कहती है कि भाई मेरा कुछ लेना देना नहीं था, उस टाइम पे जो चीज़ चल रही थी मैंने बनाई क्योंकि मेरे हाथ में कुछ था नहीं। पर जैसा कि आप देख सकते हो, ये हिटलर के साथ खड़ी हुई बहुत खुश दिख रही है, ये एक नंबर की चापलूस जूते चाटने वाली हिटलर की फॉलोअर थी। मतलब ये वर्ड यूज किया गया है, जूते चाटने वाली। तो इनडायरेक्टली ये बात किस मूवी के डायरेक्टर को बोली जा रही है? सोचो ये बात। ये बंदा भाई अपना लॉजिकल थिंकिंग खो चुका है, ये इतना पागल हो चुका है ना इस टाइम पे, इसको समझ नहीं आ रहा इस सिचुएशन में मैं कोप कैसे करूं अपने इमोशंस के साथ। का दुश्मन हिंदुस्तानी ही है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसने उसको भी कितने पॉइजनसली मैनिपुलेट किया है, मतलब ही बदल दिया उसका। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन तो हिंदुस्तानी है। ये वही नैरेटिव है जो असल जिंदगी में आपने पहले भी सुना होगा, जैसे कि अगर एक राजनीतिक पार्टी को आपने वोट नहीं दिया तो आप गद्दार हो गए। ये डायलॉग फिल्म में जब अजीत डोभाल साहब से इंस्पायर्ड कैरेक्टर यानी कि माधवन साहब बोलते हैं तो वो
स्पेसिफिकली एड्रेस कर रहे होते हैं, पॉइंट कर रहे होते हैं उन पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स को जो नेशनल डिफेंस की फंक्शनिंग को हैम्पर करते हैं। दिस डायलॉग कमिंग फ्रॉम आर माधवन नेवर एवर मेंट टू से दैट एवरी बायोलॉजिकल बीइंग इन इंडिया हु डज नॉट अग्री विद बीजेपीज आइडियोलॉजी इज एन एंटी नेशनल। इनफैक्ट अगर आपने फिल्म देखी होगी तो आपको अच्छी तरह मालूम होगा, याद होगा कि ये डायलॉग कब आता है। ये आता है उस सीन के बाद जहां पे कुछ इंडियन ब्यूरोक्रेट्स और पाकिस्तानी आईएसआई बैठकर ट्रेड करते हैं, स्मगल करते हैं इंडियन करेंसी डिकमीशन प्लेट्स को। लेकिन ये डायलॉग सुनते ही यहाँ पे फिर कनाइविंगली इसने एक अपॉर्चुनिटी देखी और जो डायलॉग वेरी क्लियरली डायरेक्टेड था टुवर्ड्स द करप्ट। इसने कुछ नहीं सुना, इसकी सबसे बड़ी गलती ये हो गई है कि इसने अपने रिसर्चर्स और अपने राइटर्स पे विश्वास किया है। और कल अगर इस बात का इस लेवल का मुद्दा बनता है ना कि इसकी इमेज और इसके चैनल का बहुत भयानक डाउनफॉल आ जाता है, तो ये एग्जैक्टली यही बोल के निकलेगा इस चीज़ में से। मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, ये कहेगा मैंने नए राइटर्स हायर कर लिए हैं। दोस्तों, उस टाइम में मैं छोटा हुआ करता था, उस टाइम में मेरी समझ कम थी, उस टाइम पे मेरे पास AI फिएस्टा नहीं था दोस्तों, इसलिए मैंने गैंग्स ऑफ वासेपुर ये यही बोल के निकलेगा, देखना कि भाइयों मुझे कुछ नहीं पता था, मेरे राइटर्स ने, रिसर्चर्स ने गड़बड़ कर दी, इस वजह से मैंने गलत बात बोल दी और उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स उसको वेगली जोड़ दिया, ब्लेंड कर दिया किसके साथ? बीजेपी के भद्दे एंटी नेशनल नैरेटिव के साथ। और फिर ये वीडियो में एस्टोनिशिंगली कुकअप करने की कोशिश करता है हिंदू मुस्लिम हेट को बाय शोइंग वेरी केयरफुली सिलेक्टेड एंड वेरी केयरफुली निटपिक्ड क्लिप्स ऑफ सर्टेन शेमलेस हिंदू लीडर्स थ्रोइंग सेंसलेस हेट टुवर्ड्स मुस्लिम्स। एग्जैक्टली जो मैंने बात बोली थी, ये सबसे अनोइंग पार्ट था वीडियो का, जो इसने हरकत की है। वंस अगेन मैं ऐसे कुछ इंटरव्यूज निकाल के तुम्हारे सामने रख दूं जहां हिंदुओं के अगेंस्ट बहुत ही हेटफुल बातें बोली जा रही हैं, या फिर वो अभी 6ठी क्लास का बच्चा जो मैं बता रहा था वो कह रहा है कि भाई हिंदू के साथ जो हुआ बांग्लादेश में वो एकदम सही हुआ, पब्लिकली सही जलाया उसको। 6ठी क्लास का बच्चा, सोचो ऐसी सोच कैसे है उसकी। अगर मैं अभी कह दूं कि भाई नॉट ऑल मुस्लिम्स बट ऑलवेज अ मुस्लिम, तो अब क्या करोगे तुम? मतलब तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? इसका पूरा पर्पस अपने ऑपोजिंग साइड की गलतियों को हाईलाइट करने का होता है हर वीडियो में, और ये बहुत ही अच्छे से उन सारी चीजों पे आंख मूंद लेता है, उन सारे फैक्ट्स को इग्नोर कर देता है जो इसके साइड ऑफ आर्ग्यूमेंट को थोड़ा बहुत भी डिस्क्रेडिट करते हैं। और एक अनबायस्ड इंसान ऐसा क्यों करेगा, मुझे बताओ। बेटियों के सिंदूर उजाले थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन बेच करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। अब्दुल कलाम भारत का राष्ट्रपति बना, लेकिन वो नंबर 1 का जिहादी था। तो चलो, जैसे कि इसने उठा लिए कुछ लो हैंगिंग फ्रूट्स, मैं भी उठा लेता हूं कुछ ऐसे लो हैंगिंग फ्रूट्स जो हिंदूज पे हेट पेल्ट कर रहे हैं। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन सा हलवा। There you go. Thank you, Shan bhai. Thank you for doing this. Sanatan Dharma should be eradicated, allegedly said DMK's Udaynidhi Stalin. जानबूझ के एक गंदा धर्म जो इसने बनाया, जो एक जुमला पार्टी ने बनाया, वो धर्म को हम नहीं मानता है। अब खुद दिमाग लड़ाओ, ये क्लिप दिखाकर मैं फिल्म की बात करते करते नैरेटिव को कहां से कहां ले गया। ये कितना मुश्किल है समझना, और ये लोगों को ये समझाता नहीं है बल्कि उनको और मिसगाइड करता है। ये बताना चाहिए लोगों को कि हर कम्युनिटी में कुछ रेडिकल्स होते हैं, और इन रेडिकल्स की हेट टुवर्ड्स द अदर कम्युनिटी डज नॉट रिप्रेजेंट द एंटायर कम्युनिटी सेंटिमेंट टुवर्ड्स द अदर कम्युनिटी। ये रेडिकल्स की वीडियो रिपीट पे बार बार अपने हर दूसरे वीडियो में दिखाता होगा। फिर ये वीडियो में आगे बढ़ता है और हिंदू मुसलमान हेट जो फिल्म में मैं दोबारा बोलूंगा एग्जिस्ट नहीं करती, उसको इंसिन्यूएट करने के लिए, फोर्स फीड करने के लिए पता क्या बोलता है कि फिल्म में लियारी के गैंगस्टर्स पाकिस्तान जिंदाबाद क्यों नहीं बोल रहे थे। किसी भी सीन में कोई पाकिस्तानी कहीं पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाता, सब लोग सिर्फ अल्लाहू अकबर बोलते हैं। अबे तू मुझे एक बात बता, तू वीडियो में जय हिंद बोलता है, दैट इज फॉर अ पर्पस, लेकिन वीडियो शूट करने के बाद क्या तू जर्मनी की सड़कों पे निकलता है अपने दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ हैंग आउट करने, और चलते चलते सड़कों पे फूटने लग जाता है मुंह से जय हिंद जय हिंद। फिल्म में एक ब्लड थर्स्टी गैंगस्टर जिसको अपनी टेरिटरी और अपने पैसे से मतलब है, उसको सरकार से कोई मतलब नहीं है, अपने देश से कोई मतलब नहीं है, वो पाकिस्तान जिंदाबाद क्यों बोलेगा? एंड राइट आफ्टर दिस ही स्लोली स्टेप्स डाउन इनटू द डीपेस्ट वेल्स ऑफ डमनेस और आर्ग्यू करता है कि रणवीर आई मीन थ्रू रिलीजन ही इन लोगों को इस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है कि ये टेररिज्म की तरफ चल पड़े। यंग माइंड्स को इस लेवल पे ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, मैनिपुलेट कर दिया जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि हम अपने अल्लाह का काम, अपने भगवान का काम जिसमें भी वो मानते हैं वो कर रहे हैं। इसमें पाकिस्तान के नारे क्यों लगेंगे, मुझे ये बताओ। जो होता है वही तो दिखाया गया ना मेरे भाई। एक इससे मुझे जोक याद आ गया एक कॉमेडियन का, जिसमें वो कहता है कि तुमने
आज तक कोई भी टेररिस्ट देखा है जो कह रहा है कि मैं साइंस के नाम में फट रहा हूं? तो मतलब भाई क्या बेवकूफी की बातें कर रहा है भाई ये। थ्रू आउट द होल वीडियो एक सेंस की बात नहीं की इस बंदे ने। लिटरली हर 30 सेकंड में आप वीडियो को रोक के ये बोल सकते हो अब तू पागल है क्या? मतलब पूरी वीडियो ये है भाई। रणवीर सिंह का कैरेक्टर जब रहमान बलोच को मरा हुआ देखता है तो बैकग्राउंड में क्या चलता है? असतोमा सदगमया। और जब विलन रहमान डकैत मारा जाता है तो हमें जय हिंद नहीं सुनाई देता, बैकग्राउंड में चलता है अस्तोमा सदगमय। ये हिंदू रिलीजन का श्लोक क्यों बजता है और भारत से रिलेटेड पेट्रियोटिक कुछ क्यों नहीं बजता? अब जैसे कि मैंने कहा था ना, इसने फिल्म देखी ही नहीं है, मैं बताता हूँ कैसे। असतोमा सदगमया का मतलब है कि प्रभु मुझे असत्य और छल कपट से दूर करके सत्य की तरफ ले चली। और ये चैप्टर 7 में ही क्यों आता है जब रणवीर सिंह रहमान बलोच को मरा हुआ देखता है? चैप्टर 7 का एग्जैक्टली क्योंकि उसने उसको धोखा दिया होता है, ये बात है उसमें सबसे बड़ी। पर एनपीसी है ना भाई ध्रुव राठी, वो टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ता है, ग्रीन स्क्रीन के आगे खड़ा रहता है। इतना डीप मेटाफर समझने के लिए इंसान का दिमाग लगता है। ध्रुव राठी एआई रोबोट है भाई, वो भी एआई फिएस्टा से चलने वाला। टाइटल है एटू ब्रूटस। अब इस चार चौखट चिरकुंडे को ये समझ ही नहीं आया होगा कि एटू ब्रूटस का मतलब क्या है और आदित्य धर ने चैप्टर 7 का नाम ये क्यों रखा। इसका मतलब है लिटरली रणवीर सिंह के कैरेक्टर को ये रियलाइज होता है 26/11 के अटैक्स देख के कि मेरे हाथ से वो बंदूक गई है जिससे इतने लोग मेरे देश के मर गए, और उसमें एक और बंदा रिस्पॉन्सिबल है जिसको मुझे हटाना पड़ेगा रास्ते से ना चाहते हुए, जिसके लिए वो लॉयल था आधी मूवी तक। वो था रहमान डकैत। रीजन ये था कि उसने वो बंदूकें जुगाड़ी थी अपने बलोच के कनेक्शंस को एक्सप्लॉइट करके। उनको भी नहीं पता था कि ये गन्स कहाँ जा रही हैं। तो इसके ऊपर एक आर्ग्यूमेंट सा भी हुआ हल्का सा, जिसमें रहमान डकैत गाली देता है रणवीर सिंह के कैरेक्टर को कि तू मुझे बताएगा कि मेरी कौम के लिए मुझे क्या करना है, क्योंकि वो कहता है भाई ये तो हम अपने लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं आईसिस वालों के साथ डील करके। बंदे ने मूवी देखी होती तो उसको समझ आता कि ये सब क्यों चल रहा है, क्यों उसको एंड में कहीं ना कहीं डीप डाउन बुरा लग रहा है कि मैंने उस आदमी को जिसने मुझ पर भरोसा किया उसको धोखा दे दिया। क्यों पीछे सर्टेन म्यूजिक बज रहा है, क्यों सर्टेन बातें बोली जा रही, ये तो तब पता होगा ना जब आपने जाके मूवी देखी होगी, जब आप पहला सीन आखिरी सीन से कनेक्ट कर पाओगे। आप तो भाई जो आपको लिख के दे दिया आप बकबक कर रहे हो ग्रीन स्क्रीन पर खड़े होके, तो ऑब्वियसली ये सब होना है। उसके बाद इस तरह की बेइज्जतियां होनी है। अब आपको जो लिख के दिया आप तो उस पर भरोसा करके चल रहे हो, तो ऑब्वियसली आप ऐसी फालतू बातें बोलोगे। ब्रूटस देता है सीजर को धोखा, और जब इसी धोखे के कारण सीजर मर जाता है तो ब्रूटस को सबकॉन्शियसली उसका भूत दिखने लगता है, हॉन्ट करने लगता है उसको। यही पैरेलल चैप्टर 7 एट टू ब्रूटस में आदित्य धर ने ड्रॉ किया है बिटवीन द कैरेक्टर्स ऑफ रणवीर सिंह एंड अक्षय खन्ना। और असतोमा सदगमया स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली उस शॉट पे आता है जब रणवीर रहमान डकैत की लाश को देखता है, क्योंकि रणवीर सिंह का कैरेक्टर इन दैट वेरी मोमेंट इज आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड फॉर द बिट्रेयल दैट ही हैज कॉज्ड रहमान डकैत for the greater good of his own country. Ranveer Singh's character is duty bound towards his country, but at the very same time as a human his character also feels कि रहमान ने उस पर ट्रस्ट किया और उसने उसको exactly. बर्बाद दिया। अब ध्रुव राठी और इसका चप्पल छाप क्रू अगर थोड़ी सी रिसर्च कर लेता या फिर ये सारे मिलकर ढंग से फिल्म ही देख लेते ना, इनको समझ आ जाता कि असतोमा सदगमया क्यों। चप्पल छाप क्रू तो है भाई, मतलब मैं कह रहा हूँ ठीक है आपकी छोटी टीम हो सकती है 10, 12, 16 लोग जो ध्रुव राठी ने कभी बताया किसी पॉडकास्ट में बैठ के, भाई इतने लोगों का भी दिमाग नहीं चला पूरी एक इतनी बड़ी वीडियो पुश करने से पहले कि अब क्या बक रहा है, दोबारा बोल दोबारा से ग्रीन स्क्रीन पे खड़ा हो। बजता है उस टाइम। इस गधे के लॉजिक के हिसाब से हमजा जब पाकिस्तान में कोवर्ट ऑपरेशन कर रहा है उसको बोलना चाहिए जय हिंद, भारत माता की जय, ताकि सबको पता चल जाए। और वो पाकिस्तानी गैंगस्टर। ध्रुव भाई आपने रिसर्च के लिए अगर वो वाली वीडियोस भी देख ली होती ना, वो जो कॉपी पेस्ट रील चल रही है स्पाई इन पाकिस्तान वाली जो रील चल रही है, तो आपको पता चल जाता कि स्पाई क्या क्या चीजें नहीं बोल सकता। वहां पे जाके वही देख लेते हैं आप। क्या बोला है भाई इस बंदे ने पूरी वीडियो में, आई स्वेयर। जिनका अपने देश की तरफ लॉयल्टी से कोई भी लेना देना नहीं है, वो इंडिया में टेरर अटैक्स कराते हुए अल्लाहू अकबर क्यों बोल रहे हैं? उनको पाकिस्तान जिंदाबाद बोलना चाहिए था। आदित्य धर फैंटास्टिक लेयर्ड फिल्म मेकिंग शो करते हुए रणवीर के कैरेक्टर का उस मोमेंट में ट्रॉमा दिखा रहे हैं कि कैसे वो असतोमा सदगमया अंदर ही अंदर गुनगुना के भगवान से रिपेंटिंग कर रहा है। लेकिन इस फिटकरी के मुताबिक वहां पे जय हिंद क्यों नहीं चला भाई, क्यों नहीं बोला वंदे मातरम? अब मुझे समझ आया कि वहां तो चक दे इंडिया का टाइटल ट्रैक चलना चाहिए था।
वायरफ की स्पाई फिल्में इतनी इंस्पायर क्यों करती हैं, इतनी अच्छी भाई क्यों लगती हैं? ब्रेन रॉटेड है भाई ध्रुव राठी, मैं बता रहा हूँ एग्जैक्टली, इसलिए इसको वाईआरएफ की मूवीज पसंद आती है। ये बंदे में दिमाग ही नहीं है ढंग की मूवी देखने का, जो सच है। फिर ये भाई साहब एक और ही सेंसलेस आर्गुमेंट खड़ा कर देते हैं कि रहमान बलोच को स्टाइलाइज कर दिया, ग्लोरीफाई कर दिया एक विलन को। लेकिन फिल्म में इसका कैरेक्टर एक अलग ही कूल स्वैगर के साथ निकल कर आता है। माथे पर जुल्फे छाई हुई हैं, डायलॉग बाजी करता है और उसका डांस इंस्टाग्राम पर वायरल हो जाता है। अब मैंने वीडियो में पहले भी कहा था, ओह माय गॉड भाई, हाउ डम कैन यू बी। मैं और क्या वर्ड यूज करूं। कोई भी ऐसा विलन रहा है, चलो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं। अगर तुमने डीसी वर्सेस मार्वल मूवीज की बात करते हैं, लोकी जो था वो पहली एवेंजर्स का विलन था। लोकी थॉर में जो पहली मूवी आई थी उसका भी विलन था, और हमें लोकी कितना पसंद आया। क्यों? क्योंकि वो वन डायमेंशनल नहीं था। वो पागल ऐसा मेनियाक नहीं दिखाया जो बस मर्डर करता घूम रहा है, जिसका दिमाग काम ही नहीं करता, वो बिना बात की डिस्ट्रक्शन फैलाना चाहता है, लाइफ में कुछ पर्पस ही नहीं है। उसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन दिखाया गया है अपने भाई को, अपने लोगों को लेके, जिसकी वजह से वो रेबेल कर जाता है, वो पावर हंग्री हो जाता है। उसके बाद थैनोस को तुम उठा लो। थैनोस के मरने पे आई एम प्रीटी श्योर, कम से कम मुझे तो बुरा लगा कि भाई ये अच्छा वॉरियर था, ये कहीं ना कहीं सही सोच रहा था। इसकी सोच उस प्रॉब्लम को लेके, क्योंकि इसका ट्रॉमा था अपने प्लैनेट का खत्म हो जाने का, वो भी जायज है। पर उसकी वजह से जो बाकी दुनिया के साथ करने चला था, वो इसका पूरा डिसीजन, वो इसका पूरा सोचने का तरीका फ्लॉड था। इसकी वजह से इसको मारना जरूरी था। बट उसके वन डायमेंशनल ना होने की वजह से ही, उसके पास एक बैक स्टोरी होने की वजह से, एक पर्सनालिटी होने की वजह से, सर्टेन स्किल्स होने की वजह से ही हम उससे कनेक्ट कर पाए फॉर 2 होल मूवीज। इसीलिए वो मूवीज देखने में मजा आया। वर्सेस डीसी के विलन्स तुम उठा के देख लो। अब डीसी की 2017 जस्टिस लीग मूवी को उठा के मुझे बताओ विलन कौन था, उसका नाम भी क्या था, वो क्रिएचर कहां से क्यों आया था? तुम्हें कुछ भी याद है? कुछ भी? वर्ल्ड बिल्डिंग इतना वाहियात था, वो विलन को कोई भी स्क्रीन टाइम नहीं दिया गया, कोई बैक स्टोरी नहीं दी गई, कोई पर्सनालिटी नहीं दी गई। वो बस विलन था, वो बस एक पावरफुल बीइंग था जिसके अगेंस्ट लड़ना मुश्किल था, और बस सुपरमैन के ही हेल्प से उससे लड़ा जा सकता था। तो इनको सुपरमैन को रिवाइव करना पड़ा। पर क्या विलन का नाम तक तुम्हें याद है? उसका ओरिजिन तक तुम्हें याद है? दैट इज एग्जैक्टली वाई जब भी एक डायरेक्टर, एक फिल्म मेकर एक फिल्म बनाता है, तो वो कैरेक्टर्स इस तरीके से चाहता है अपने, कि अगर विलन भी हो तो वो ऑडियंस को हुक करके रखे, उसके पास एक अच्छी पर्सनालिटी हो, कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में एक डाउट आए कि यार ये सच में तो बुरा नहीं लग रहा, बस बीच बीच में गड़बड़ करता है, तो तुम्हारा मन करे यार ये काश ना ही मरे, कैरेक्टर तो सही है। बट वंस अगेन उसका मरना जरूरी है क्योंकि वो गलत कामों में इन्वॉल्व्ड है। एंड दैट्स हाउ इमोशंस खींच के निकालती है मूवी आप में से। ये एक अच्छे डायरेक्टर और एक अच्छे राइटिंग की पहचान है। तो ये बंदा क्या बोल रहा है भाई? क्योंकि इवन अगर मैं बच्चों की मूवीज की बात करूं, जैसे कुंफू पांडा हो गई, कुंफू पांडा तक में आपको वन डायमेंशनल विलन्स नहीं मिलेंगे। तीनों पार्ट में विलन्स की बैक स्टोरी है और रीजन है फॉर डूइंग व्हाट दे वर डूइंग, और इसीलिए आप हुक्ड रहते हो। कम ऑन डूड, हैव यू नेवर वॉच्ड मूवीज? ये इतना बुद्धिहीन है कि इसने वीडियो बनाने से पहले फिल्म मेकिंग के बेसिक्स, कैरेक्टर डेवलपमेंट के बेसिक्स ही नहीं पढ़े। रहमान फिल्म में एक शैतान है, एक डेविल है, ये खुद अपनी वीडियो में ये बात से अग्री करता है। अब जस्ट बिकॉज उसका एक गाना वायरल हो गया, एंड माइंड यू दैट इज नॉट हिज एंट्री सॉन्ग, दैट इज नॉट हिज टाइटल, हिज कैरेक्टर्स टाइटल सॉन्ग। वो एक वेलकमिंग पार्टी में बलोच गाते हैं उसके लिए। अब मेकर्स ने वो गाना वहां पे डाला, वहां पे उसने वो डांस स्टेप किया, किसी को क्या पता था वो वायरल हो जाएगा। वो वायरल जैसे ही हुआ, इसको लगा उसको ग्लोरीफाई कर दिया। हर किसी को अच्छी तरह से पता है कि कोई भी रहमान डकैत को एज अ पर्सन आइडियलाइज नहीं कर रहा है। एवरीबॉडी इज लविंग the acting prowess, the acting chops that Akshay Khanna has shown. People are admiring Akshay Khanna as an actor, not Rahman Dakat as a character or as a person in real life. I am damn sure कि इसको भी ये बात की समझ है, इतना बोड़म तो है नहीं। लेकिन yet again इसने बीड़ा उठा लिया उस फिल्म में प्रोपेगेंडा ढूंढने के लिए जिसमें प्रोपेगेंडा एग्जिस्ट नहीं करता। तो हर वो चीज जो ये यूज कर सकता था मिसलीडिंगली इसने यूज करी है। इसके इस लॉजिक के हिसाब से तो भीखू मात्र है। वास्तव का रघु
शोले का गब्बर, और तेरे फूफे की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर के सारे विलन जो सब अपनी रिस्पेक्टिव फिल्मों में कुत्ते की मौत क्यों ना मरे हो, जैसे धुरंधर में रहमान डकैत मरता है, लेकिन अब वो सारे के सारे हैं आइकॉनिक विलन बॉलीवुड हिस्ट्री के। तेरे हिसाब से तो हर फिल्म में सारे के सारे विलन ग्लोरीफाइड है, शोभा नहीं देता उनको दिखाना, उनको नाचना शोभा नहीं देता। तुम कभी भी कोई भी ऐसी मूवी जो तुम्हें याद रह गई हो, जो विच रिवॉल्व्स अराउंड अ हीरो एंड अ विलन, वो तुम कभी भी याद करो, तुम्हें ऐसी याद रहेगी जिसमें विलन का कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग था। अनलेस विलन का कैरेक्टर स्ट्रांग हो, हीरो का हीरोइज्म फील ही नहीं होता। इट्स लाइक हाँ ठीक है, चलते फिरते इसने किसी गुंडे को पीट दिया, और वो मूवी तुम्हें कभी याद नहीं रहेगी। कोई भी याद करके देख लेना अगर तुम्हें मूवी याद है, उसमें बहुत बड़ा काम बस और बस एक पर्सनालिटी वाले विलन का होता है। उनको अपना गाना देना शोभा नहीं देता। अबे तू फिल्म मेकिंग पढ़ लेता आधे घंटे ही। एक फिल्म को ये काउंटर कर रहा है while ignoring all the aspects and technicalities of developing a character in a film। जिन लोगों को इस लेवल का खून खराबा देखना पसंद आता है वो असल जिंदगी में बहुत फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं। और फिर ये अपना PG-10 लॉजिक लड़ा के वही एनिमल का गोर वाला यहाँ पे भी आपने भाई आई फील बैड फॉर ध्रुव राठीज फ्यूचर किड्स, क्योंकि वो बेचारे तो कभी वीडियो गेम्स खेल ही नहीं पाएंगे। ध्रुव भाई क्या होता है ना, एक्चुअली वीडियो गेम्स में ना डिसमेंबरमेंट मॉड्स डाले जाते हैं कि आप तलवार चला रहे हो तो किसी की गर्दन उड़ के जा रही है, आपने शॉटगन मारी है तो फट गया किसी का मुंह, सारे में खून फैल गया। तो भाई उसको ना लड़के एंजॉय करते हैं, लड़के करते हैं। आदमी जिनकी बॉडी में हेल्दी अमाउंट्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन होते हैं वो लोग उस चीज को बहुत एंजॉय करते हैं। भाई मुझे लगता है आपको पड़ रही है जरूरत ईस्ट्रोजन ब्लॉकर्स की, आपके हार्मोन हो चुके हैं गड़बड़। अंदर में गोर दिखा दिया तो आपका मत्था खराब है। अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद है तो उसका रिप्लाई मैंने इसको एनिमल वाली वीडियो में दिया हुआ। बोलता है एक्टर्स को प्रोपेगेंडा स्क्रिप्ट में आइडेंटिफाई करके पहले ही मना कर देना चाहिए। फिल्म करने के बाद में ये मत बोलना कि मैं सॉरी बोल रहा हूं, मैं अपोलोजाइज कर रहा हूं। हाँ तो तू भी जब गैंग्स ऑफ वासेपुर जो एक एक्सट्रीमली हाइपर वायलेंट फिल्म है जिसमें किसी ने डूम खेली है, किसी ने सेकिरो खेली है। मुझे सेकिरो में बैक स्टैब करने में बहुत मजा आता था, क्योंकि बैक स्टैब एनिमेशन के बाद ना जहां आप स्टैब करते थे वहां से ऐसे फुहारा निकलता था खून का। या फिर तुम्हारा जो डूम हो गया, डूम से ज्यादा गोर तो भाई शायद ही कहीं हो, शायद ही। रेजिडेंट ईवल अगर किसी ने खेली है, तुम्हारा हाथ कट के गिर रहा है, उसको बांधता फिर रहा है तुम्हारा कैरेक्टर। भाई कम ऑन मैन, कौन सी ऐसी गेम है? और तुम्हें क्या लग रहा है सारे फ्रस्ट्रेटेड दुनिया के लोग इन गेम्स को खेल रहे हैं? ये लॉजिक कहां से लाता है भाई? कहां से ऐसे घटिया आर्टिकल ढूंढ के ला रहा है? ये खुद ही तो नहीं लिख रहा, मुझे शक होता है। गोर वाले सीन्स हैं उसको पैसा लेकर प्रमोट कर रहा था, तब तेरा कॉन्शियसनेस कहां था? उसके बाद तो तू भी सॉरी बोलता फिर रहा था। अब ध्रुव राठी की इस वाहियात और बेफजूल की वीडियो का इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट, लॉजिकल और फैक्चुअल रिबटल करना मुश्किल है। आई हैव शोन यू विद प्रूफ दैट हाउ ब्लेटेंटली एंड रिमोर्सलेसली ही लाइज एंड मैनिपुलेट्स। ये निकला था अपनी वीडियो में प्रोपेगेंडा को कॉल आउट कर, बट खुद इसने गैस लाइटिंग, गिल्ट ट्रिपिंग लाइज और एक्सप्लॉइटिंग इमोशंस जैसे टैक्टिक यूज करके एक हेटफुल प्रोपेगेंडा वीडियो खुद ही बना दी। इट एब्सोल्युटली blows my mind that people who love this video of his, do they even think from their brains or do they actually think from their testicles? और हाँ, इस वीडियो को क्लोज करने से पहले इस टाइम ये पता नहीं क्या गॉसिप चल रहा है कमेंट्स में। ध्रुव राठी अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा समझता है, साला भारत के इंजीनियरिंग एग्जाम में फेल हो गया तो जर्मनी भाग गया। उसके रिप्लाई में कोई कह रहा है ही फेल्ड इन क्लास 9। आई डोंट नो भाई ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से लोगों को मिल रही है, बट द कमेंट्स आर क्वाइट फनी भाई। कह रहा है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन जर्मनी में रहता है। ओ नो, शान प्राशर ने एक पिन ऑफ शेम दिया है, कमेंट कर रहा है ध्रुव राठी हैज क्लास इन कैप्स एंड यू डोंट। यस एंड दैट क्लास इज 10th। लोग कुछ भी बोलते नहीं। Did Dhruv Rathi fail in class 9? I swear if it's a Reddit post, why? There are online claims and social media posts from alleged classmates suggesting Dhruv Rathi failed 9th grade. But these are unverified rumors with no official confirmation and are often part of online debates and criticisms against him. His academic background includes BTech and Masters in Germany and he denies failing any exams. Dhruv Rathi was my classmate in 9th. He was failed in 9th class. He was failed in 9th class.
if any Dhruv Rathi fans are watching this, comment ask Dhruv Rathi to show report card of 8th and 9th. भाई फेमस होने के बहुत नुकसान है, लोगों को आपकी सफली का पता चल जाता है। अब मैं भी इस रेडिट पोस्ट को उठा के कह देता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं भाइयों, रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि ध्रुव राठी 9th फेल है। But man, these are all jokes, ठीक है? I don't believe in what Reddit says, ठीक है? Reddit कुछ भी बोलता है। Yup, this is it for this video भाइयों। I hope you enjoyed this one and I will see you brothers in the next one. Peace.